देखिए, अगला चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब इन फॉर्मूलाज को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक तो जो भी 2D शेप्स हैं उनके फॉर्मूले हो गए, और एक आपके पास 3D शेप। तो सबसे पहले 2D के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट आज का यही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल से। तो अब ट्राइंगल भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, एक विषमबाहु हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो सब अलग अलग ट्राइंगल हैं, सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। तो एक मैंने कोई भी रैंडम ट्राइंगल लिया जिसकी साइड दे रखी हो आपको ए, बी और सी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हीरोन के फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकालते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी तो आपको पता लग गया है यहाँ पे कि इसकी साइड है। अब एस क्या है? एस बेसिकली सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है कि परिमाप, तीनों भुजाओं का टोटल। और सेमी पेरीमीटर परिमाप को 2 से डिवाइड कर देना तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला है आपके पास। अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है, उसकी हाइट आपको गिवन हो, ठीक है, और वो हाइट है, उससे ये हाइट बेसिकली परपेंडिकुलर होती है बेस पर। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और बेस की वैल्यू भी आपको पता हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो एरिया इसका, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है जिसमें ये आपके पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका एरिया भी यही हो जाएगा, PB/2, ठीक है। अब देखिए, कोई भी एक नॉर्मल ट्राइंगल हो गया जिसमें आपके पास ये इस तरीके से है कि ये दो इसकी साइड ABC तो आपको पता लग ही गया है कौन कौन सी साइड है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ ABC। अगर एंगल आपको A गिवन हो और 2 साइड दे रखी हो, ध्यान से समझना, 2 साइड दे रखी हो और A एंगल गिवन हो। A एंगल कौन सा होगा? आपको ये होगा, क्योंकि A के सामने वाली भुजा स्मॉल a होती है। तो आसपास की साइड 2 गिवन होंगी आपको और एक एंगल गिवन हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, कौन सा? PC sin A/2। अब ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर सकते हो। कैसे? देखिए, आसपास की साइड और बीच वाला एंगल का साइन ले लेना है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो उस वाले केस में क्या बन जाएगा फॉर्मूला? BC/2। तो देखो, आपका फॉर्मूला यही था, आप याद करो। अभी मैंने डिस्कस किया था ना, अगर ये एंगल है 2 साइडों के बीच में, ये आपके पास B हो जाए, ये C हो जाए, ये 90 डिग्री का हो जाए, तो यहाँ पे फॉर्मूला इसमें रखोगे वैल्यू पुट करके, तो ये क्या बन रहा है? BC/2। तो ये बात समझ में आ गई, वेरीफाई भी हो गया। बाकी याद कर लो, ये वाला A दोनों साइडों के बीच का एंगल है। ऐसे ही अगर C और A के बीच का एंगल की बात करेंगे तो एंगल B होगा, तो यहाँ पे साइन B आ गया। ऐसे आपके पास ये तीसरा फॉर्मूला, तीनों एक ही चीज़ है। तो ये समझ में आ गया, ये तीनों फॉर्मूले ट्राइंगल से रिलेटेड। अब इसके बाद में अलग अलग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको कैटेगराइज करके। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हो गया तीनों साइड इक्वल है। अब देखिए, इनकी जो बेसिक ज्योमेट्री है ना, ये जितनी भी शेप हम पढ़ेंगे 2D में और 3D में, इनकी सभी की बेसिक ज्योमेट्री मैं आपके पास ज्योमेट्री चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ कि बेसिकली होता क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और आपका रेक्टेंगल क्या कहेंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, वो सभी चीज़ें हम ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम उनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, एरिया निकालने की, कि एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उन्हीं सभी चीज़ों से ये निकल के आए हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो तीनों साइड इक्वल हैं, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आपको पेरीमीटर तो 3a हो जाएगा, सिंपल, तीनों को जोड़ दिया, सेमी पेरीमीटर 3a/2 हो जाएगा। हाइट की बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है बहुत ज़्यादा, √3/2a, ये याद रखो डायरेक्ट। इसके बाद हम एरिया क्या हो जाएगा? √3/4a²। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं में वैल्यू पुट करके ही आए। अब इसमें आप एक ही जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे तो h की टर्म में आ जाएगा। बाकी आपको याद क्या रखने, आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, h की वैल्यू याद रख लो, बस हो गया सब कुछ याद आपको। तो h की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, √3/2a, और एरिया हो जाएगा √3/4a²। अब देखिए, 2 रेडियस होती है, इन रेडियस और सरकम रेडियस, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ ज्योमेट्री में, क्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं इनको, पूरा बेसिक। तो अब यहाँ पे चल रही है चीज़ें, तो एक बार और रिवाइज हो जाएंगी आपके पास। इन रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल में हो जाएगी आपके पास a/2√3, और सरकम रेडियस हो जाएगी आपके पास a/√3। तो सीधा दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये इसका जस्ट डबल है। सरकम रेडियस है वो इन रेडियस का जस्ट डबल है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है कि R और कैपिटल R का जो रेशो है 1/2 रहेगा। अगर एरिया के टर्म में बात करूँ तो 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
अब देखिए ये ज्योमेट्री आपके पास कभी दे सकता है सवाल में और आपसे ये शेप बना के दे दे और आपसे इनकी रेडियस का रेशियो पूछ ले, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बड़ा सर्किल जो दिख रहा है, एक छोटा सर्किल दिख रहा है, इनकी रेडियस का रेशियो रहेगा वो 1:3 रहेगा। तो इस चैप्टर में आज की क्लास में और अपकमिंग क्लासेस में कुछ शेप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनके क्या है कि डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रख लेने, क्योंकि इनके डेरिवेशन, सबका डेरिवेशन है कि कहाँ से कैसे आए, प्रॉपर ज्योमेट्री से सब कुछ आ जाएगा, लेकिन डेरिवेशन करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट है, छोटे छोटे से कुछ फिक्स शेप हैं जिनका आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट याद रख लेना है, ठीक है। एग्जाम में कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा शेप दिखे आप कहोगे कि यहाँ पे स्मॉलर सर्किल और बिगर सर्किल का जो रेडियस का रेशियो रहेगा वो 1:3 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। अब ये वाला जो सवाल है इसको देखो एरिया और भी तरीके से बेसिक ज्योमेट्री बना के आप निकाल सकते हो सवाल में, कि आपको ये वाली साइड गिवन हो, ये वाली साइड गिवन हो और ये बेस गिवन हो। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से आपने ये परपेंडिकुलर डाला तो आप कहोगे कि ये है, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सब साइड निकाल सकते हो और एरिया निकाल सकते हो। पहले इसका निकाल लो, उसका जस्ट डबल कर दो, वही एरिया आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो। बाकी अगर फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला भी याद कर लो, दोनों ही तरीके आसान है, दोनों तरीके से आसानी से हो जाएगा ये वाला सवाल। तो बेसिक प्रॉपर्टी तो वही हो जाएगी, दो साइड इक्वल हैं, दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो पेरीमीटर 2a, क्योंकि दोनों इक्वल है 2a + b हो जाएगा। एरिया, अब ये जो एरिया का फॉर्मूला आया है ये कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, अलग कुछ नहीं है, वही है जो आप बेसिक से पढ़ते आए हो कि आपको हाइट की वैल्यू निकाल लेनी है। हाइट आपके पास ये आ गया, हाइट कैसे निकाला यहाँ पे इसमें, और ये क्या हो जाएगी b/2, क्योंकि ये पूरा b था b/2, तो इसमें केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इन तीनों में। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू आ गई है। अब फिर एक फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हो, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी है, तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। आप फॉर्मूला याद करना, याद कर लो, आसान काम है। क्या हो जाएगा b/4 √4a² - b², तो ठीक है ये वाला। आगे देखिए इसमें आपके पास ये आइसोसेलेस तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक आपके पास राइट एंगल भी हो जाएगा। तो इसमें साइडों का रेशियो क्या हो जाएगा 1/√2 का। मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी ये कंसेप्ट कराया था, याद करो। तो अब ये हो जाएगा तो आप कहोगे कि पेरीमीटर तो निकालना आसान हो गया, a 2a + a√2, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, a कॉमन ले लिया, a 2 + √2। एरिया क्या हो जाएगा, आप कहोगे एरिया इस वाली साइड और इस वाली साइड, क्योंकि यही दोनों 90 डिग्री पे है, a²/2, तो बेसिकली परपेंडिकुलर और ये बेस /2, क्लियर। तो a²/2 आंसर आ जाएगा आपका एरिया का। तो ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड। अब आगे देखिए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने अभी बताया था एरिया कैसे निकालोगे, बेस और परपेंडिकुलर दोनों का मल्टीप्लाई /2, ठीक है। हाइपोटेन्यूस दे रखा हो उससे कुछ काम नहीं है आपका, आपको दे रखा है 8, 15, 17, ये ट्रिपलेट दे रखा है। आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई /2, 15 × 120/2, आप होगे 60 आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही करना है। तो आपको जो मैं सवाल कराता हूँ प्रीवियस ईयर के, जो आप समझ रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे, डायरेक्ट में चीज़ें लिख देता हूँ कि हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई /2, तो वो सब चीज़ें यहीं से ही आई हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से समझ लो, यहीं पे क्लियर हो गए। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ही आपके पास कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, ठीक है। ये तो सब पता ही है आपको। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइडों का टोटल। अब इसके साथ साथ इन रेडियस का याद करो, इन रेडियस का फॉर्मूला मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में आपको कराया था। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट होता है ये p + b - h /2, ये डायरेक्ट याद रख लो, काम आता है ये आपके पास, p + b - h /2। और सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, इस हाइपोटेन्यूस का जस्ट हाफ कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सर्कम रेडियस जो बनेगा उस वाले केस में इसका हाइपोटेन्यूस का हाफ कर देना है, क्लियर यहाँ तक। आगे क्या बोला, यदि त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, दो भुजाएं बराबर होंगी तो कर्ण बराबर, बिल्कुल ठीक है। अगर मतलब ये वाली साइड ये वाली, अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, a हो तो ये √2a हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आगे देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर केवल आपको देखो ये h की वैल्यू दे रखी हो और ये एंगल दे रखा हो थीटा, तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो आप ट्रिग्नोमेट्री से करना चाह रहे हो सवाल को, वैसे कर लो। इस h से आप ये वाली साइड निकाल लो, आपको हो गई, और ये वाली निकाल लो, ये वाली साइड हो जाएगी बटे वाली, ये हो जाएगी h cos थीटा, ठीक है। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी h sin थीटा,
ट्रिग्नोमेट्री से ये सब निकाल सकते हो इजीली, मैंने आपको सब कुछ कराया हुआ है। तो अब इसका एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, एच कॉस थीटा एच साइन थीटा 1/2 एच कॉस थीटा एच स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहोगे बटे में तो 4 हो गया, ऊपर क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एच स्क्वायर बटे 4 साइन 2 थीटा। और डेरिवेशन समझ में आया, छोटा सा डेरिवेशन था। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है एच स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा। तो बाकी बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गए। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट यही है कि कुछ रिजल्ट्स आप जितने ज़्यादा याद कर लेते हो चीज़ें उतनी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी कुछ सवालों में आप बेसिक ज्योमेट्री से भी बना के उन सवालों को कर सकते हो। क्लियर ये बात। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे। आगे देखिए, अब देखिए ये एक स्पेशल केस है, ये आपसे क्या है कि डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है। ये 2 कंडीशन है, ठीक है, ये वाली। इसमें क्या है कि किसी त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े वर्ग की भुजा जिसका आधार b और h ऊंचाई h दे रखी हो, आपको इसका आधार गिवन हो और इसकी हाइट गिवन हो, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़े वर्ग की भुजा आपको निकालनी है। तो क्या रहेगा फॉर्मूला उसका, b इंटू एच बटे बी प्लस एच, ठीक है। इस तरीके से आपका एक ये बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है ये बात। अब अगर कंडीशन आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में हो तो क्या चीज़ें चलेंगी, देखो 2 कंडीशन हो सकती है। आपको ये भी बोलेगा सवाल में कि एक सबसे बड़े वर्ग की भुजा बतानी है जिसका साइड है, वो समझना साइड है वो आपके पास ये हाइपोटेन्यूज के हाइपोटेन्यूज पर हो, ठीक है। इसको पूरा टच कर रही हो, इसकी जो साइड है। तो इस तरीके से पूरी लैंग्वेज लिखी है सवाल में, तो आपको समझ जाना है ये वाला कंडीशन है। दूसरा केस बोला है तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। 2 केस है तो जिसमें इसकी साइड और ये बिल्कुल कोलिनियर हो, एक ही लाइन पे हो, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा आपके पास इसकी साइड निकालने का फॉर्मूला, ये जो स्क्वायर मान लो x है इसकी साइड, तो ये x साइड निकालने का क्या हो जाएगा बी पी एच। बी क्या हो जाएगा आप कहोगे बेस ये, पी ये, एच ये हाइपोटेन्यूज, बी पी एच तीनों साइडों को मल्टीप्लाई बटे में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी पी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। आगे देखिए इस वाले में क्या होगा, इसमें केवल एक इसका शीर्ष टच कर रहा है इस पर, ठीक है, यहाँ पर इस पे। तो इस वाले ये दोनों केस अलग अलग हैं। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला b इंटू पी बटे बी प्लस पी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हो गया। तो b इंटू पी अपॉन बी प्लस पी। तो कंडीशन देख रही है कि कौन सा आपसे पूछा है, उसी के हिसाब से आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का पूरा केस समझ में आ गया ये किस तरीके से है। आगे बढ़ूँ इसके बाद में मैं ये वाला देखिए, अब सर्किल पे आते हैं। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे अगर सर्किल है सेमी सर्किल हो जाए, ठीक है, सेमी सर्किल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पूरा पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। सेमी सर्किल हो जाए जब समझना पेरीमीटर क्या होगा, देखो 2 पाई आर का तो हाफ हो जाएगा तो पाई आर, लेकिन साथ में ये भी आएगी, क्या है ये रेडियस का जस्ट डबल मतलब डायमीटर, तो पाई आर प्लस 2r। ये और टर्म याद करना, ये थोड़ा सा एडिशन में है, इसको भूल मत जाना। तो पाई आर प्लस 2r। इसके बाद में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको निकालना है। क्वाड्रेंट का मतलब हो जाएगा ये पूरा सर्किल है, इसको 4 भाग में मैंने बांट दिया तो इस वाले का, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से निकाल सकते हो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब ये वाला फॉर्मूला है, ये आप डायरेक्ट याद कर लो, अच्छी बात है, नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर थीटा, कोई भी सर्किल है उस सर्किल में अगर कोई भी एंगल दे रखा हो, ये मान लो कोई भी रैंडम एंगल, थीटा बराबर 60 डिग्री है, 30 है, 40 है, 90 है, तो इसमें एरिया निकालने का आपको पूरे सर्किल का होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें चाहिए उसके थीटा वाले पार्ट का, किसके रेस्पेक्ट में 360 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे याद करना है। पाई आर स्क्वायर जो होता है वो आपके पास पूरे 360 डिग्री का होता है। हमें थीटा का चाहिए एंगल, थीटा का एरिया चाहिए, तो यहाँ से इस वाले पार्ट का एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। अब अगर इसमें आप देखो मैंने बताया था क्वाड्रेंट बन रहा है आपके पास चतुर्थांश, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें जैसे ही 90 डिग्री पुट करोगे तो 90 से ये कट जाएगा 4 बार, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, देखो ये यहीं से ही आया है, ठीक है। ऐसे ये वाला एरिया कहाँ से आया, ये भी इसी से आया है। देखो इस वाले केस में सेमी सर्किल बनता है, इसमें ये आपके पास ये एंगल है, ये थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाता है। इसमें 180 पुट करोगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 आ जाता है। तो ये फॉर्मूला यहीं से ही आए।
साथ में लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है। आर्क मतलब ये वाला, ये आर्क। अब अगर पूरा मैं बात करूंगा तो पूरा जो होता है 2πr होता है, ठीक है। अगर थीटा एंगल पे बात हो रही है तो वही केस हो जाएगा। 2πr है वो 360 डिग्री का है, थीटा एंगल का निकालना है तो थीटा आ जाएगा। थीटा अगर 360 है तो 2πr हो जाएगा। 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, आपको हो गई 90 डिग्री पहले पुट करो तो 2πr/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। आगे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया देखो दो तरीके से निकाल सकते हो। आपने यहाँ पे देखा था कि एक तो ऐसे निकाल सकते हो πr² θ/360, दूसरा इन दोनों को मर्ज करके निकाल सकते हो। किस किस को, आप ये वाला एक लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी पढ़ लिया है आपने, तो ये वाला भी इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 1/2 LR। ये वैल्यू पुट करो इसमें तो ये वाला भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो LR/2 अगर आपको यही दे रखा हो सीधा, L की वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो LR/2 यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए लघु वृत्तखंड। अब ये देखिए वृत्तखंड होता क्या है, इसको समझ लो थोड़ा सा अच्छे से। जैसे कि ये आपके पास ये जो पूरा बन रहा है ये तो त्रिज्यखंड है, ठीक है, त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ। वृत्तखंड हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ना नीचे, ये आपके पास वृत्तखंड होगा, ठीक है। समझ गए ये बात। तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये वृत्तखंड हो जाएगा, ये लघु वृत्तखंड है। और ये जो ऊपर वाला है ये, ठीक है, ये आपके पास दीर्घ वृत्तखंड है। तो इस वाले का एरिया, लघु वृत्तखंड का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा πr² θ/360। अब ये कैसे आया है एरिया, देखो समझो इसको। ये एरिया ऐसे आया है कि आप इसका एरिया बताओगे, आप कहोगे इसका तो होता है πr² θ/360। इसमें से मैंने इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तभी तो इसका एरिया आएगा। आप कहोगे हाँ, तो वही चीज़ मैंने की है। ये r है, ये r है, ये कोई थीटा है तो r² sin θ/2, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। तो ये एरिया फॉर्मूला याद हो गया ना, कैसे याद करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से याद करते हुए चलना है, कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं आपको, कभी भूलोगे ही नहीं फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो ये πr² θ/360 और माइनस 1/2 r² sin θ। और अगर आपको दीर्घवृत्तखंड का निकालना रहे तो आप क्या करोगे, πr² निकाल लोगे, ठीक है, पूरे का, उसमें से इस लघु वृत्तखंड का माइनस कर दो, दीर्घवृत्तखंड का आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, ये पूरा सर्किल आपको समझ में आया, ये किस तरीके से यहाँ पे करना है इनकी कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का ये कंसेप्ट में थोड़ा भी पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें ज्योमेट्री चैप्टर में। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो हो गया 4 भुजाएं हैं। अब इसमें पेरीमीटर निकालना है तो चारों का टोटल हो जाएगा आपके पास। एरिया अगर निकालना है, देखो कोई भी एक डायगोनल पता हो और उस पर 2 परपेंडिकुलर डाले हैं दोनों शीर्षों से, तो अब देखो ये एक एक ट्राइंगल ये बन गया ऊपर, एक ट्राइंगल नीचे वाला बन गया। तो यहाँ से एक का दोनों को जोड़ दिया दोनों को, तो ये पूरे का एरिया आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे की है 1/2, ये कॉमन जो है डायगोनल वो, और इंटू AL + CM। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, एक विकर्ण दूसरे शीर्षों से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों का योगफल, ठीक है। आपसे ये पूछता है, डायरेक्ट एज इट इज वैल्यूज दी हुई होती है, आप निकाल लोगे। चतुर्भुज की संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सिंपल सा केस है, कोई भी आपके पास ये एक चतुर्भुज है, इसके मिड पॉइंटों को मैंने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, सबको। ये ज्योमेट्री में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इससे जो बना ये अंदर, इसका एरिया हो जाएगा पूरे जो चतुर्भुज के एरिया के हाफ हो जाएगा जस्ट, ठीक है। रेक्टेंगल पे चलते हैं। रेक्टेंगल का बेसिक ज्योमेट्री आपको पता है क्या क्या होता है, इसमें ज्योमेट्री में डिस्कस किया था। एरिया क्या हो जाएगा, आपको गए A × B, ये एरिया हो गया इसका। पेरीमीटर काम का है 2 टाइम्स A + B। देखो B ये 2 बार B आ जाएगा और 2 बार A आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया 2 टाइम्स A + B। एरिया हो जाएगा लंबाई × चौड़ाई। अब यहाँ पे एरिया ये है ना, BOC कौन सा है, देखो ये वाला, और AOB आपके पास ये वाला, COD ये वाला, देखो ये सभी एरिया चारों ये बराबर रहेंगे। और ये क्या रहेगा, AB/4। आपको पूरे का एरिया पता है AB, तो इनका किसी भी एक का पूछ ले आपसे तो AB/4 से निकाल लोगे, क्योंकि सभी बराबर है। साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर सबसे बड़े अधिकतम रेडियस के सर्किल बनाना है, तो वो क्या होगा। आपको पता है कि तो सबसे छोटी जो डायमेंशन है आपके पास लंबाई और चौड़ाई होती है। तो अगर चौड़ाई की लंबाई कम है, ठीक है, चौड़ाई है उसकी जो लेंथ है वो कम दे रखी है, तो क्या हो जाएगा उसी के अनुरूप यहाँ पे देखो ये बिड्थ है ना, ये A ये B, जो डायमेंशन जो भी मान लो आप कि आपको हो गए बिड्थ के हिसाब से या फिर लेंथ के हिसाब से। अगर देखो यहाँ पे समझना,
ये लेंथ है, ये विड्थ है। तो जो छोटी डायमेंशन है उसके हिसाब से सर्किल बनेगा, क्योंकि बड़ी के हिसाब से बनाओगे तो वो तो बाहर निकल जाएगा, तो छोटी के हिसाब से बनेगा। अब यहाँ पे बी है तो यहाँ पे b/2 हो जाएगी उसकी रेडियस। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लंबाई की वैल्यू कम दे रखी है और चौड़ाई की वैल्यू ज़्यादा दे रखी है ऐसे, तो फिर सर्किल बनेगा वो लंबाई के अनुदिश बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो लंबाई आ जाएगी ये रेडियस इसकी वो l/2 आ जाएगी। क्लियर। तो आपको देखना है कि किसकी वैल्यू छोटी है उसके हिसाब से सर्किल बनेगा, वही मैक्सिमम उसका डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई ये कैसे लिया है। ठीक है ना, रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर पे चलते हैं आगे। स्क्वायर में क्या चीज़ें हैं, सभी साइड इक्वल हैं, तो 4a इसका हो जाएगा पेरीमीटर। एरिया, अब यहाँ पे देखो ये सभी एरिया हैं ये बराबर रहेंगे चारों वाले। ठीक है, साथ में आपका इसका पूरे का एरिया हो जाएगा a² ओनली, a² हो जाएगा। और साइड जो आपके पास एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है कि आपको इसका डायगोनल दे देता है। ठीक है, डायगोनल, तो उस वाले केस पे एरिया हो जाएगा वो d² 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रख लो आप, क्योंकि इसका डायगोनल जो होगा वो क्या हो जाएगा, d बराबर, आप मुझे बताओ, आपको a√2 हो जाएगा। एरिया आपको पता है a² होता है, तो एरिया जो होता है a² होता है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे a की जगह d/√2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो d²/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कहोगे हाँ आ रहा है। तो ऐसे भी कभी कभी एरिया हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अब कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। तो ये बात समझ में आ गई पूरी आपको। तो ये फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब देखिए ये सर्किल दो केस से बन सकता है, एक तो अंदर बन रहा हो, एक सर्किल बाहर बन रहा हो। अगर सर्किल अंदर बन रहा है तो इस वाले केस में क्या होगा कि ये जो है इस पूरे का डायमीटर हो जाएगा सर्किल का, वो आपके पास साइड के इक्वल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रेडियस निकालनी रहे तो साइड का जस्ट हाफ कर देना। अगर बाहर बने सर्किल तो इस वाले केस में आप देखो कि इसका रेडियस कैसे निकाल सकते हो, आपको कि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसके डायगोनल के बराबर हो जाएगा इस वाले केस में। तो केस कंडीशन कौन सी ये आपको समझना है सवाल में। कंडीशन ये वाली है तो रेडियस इस हिसाब से निकालेंगे। कंडीशन ये वाली है, अगर सर्किल बाहर बन रहा है तो रेडियस है वो इस हिसाब से निकालेंगे। 2r बराबर क्या हो जाएगा, √2a। ठीक है, ये बात पूरी क्लियर हो गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्मॉल r लिखा है इन रेडियस और ये कैपिटल R सर्कम रेडियस। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा और कंडीशन कि एक कोई भी आपको एक स्क्वायर दे दे जिसकी साइड आपको दे दे, ठीक है, ये a। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी जानकारी, अच्छे सवाल जब बनते हैं ये सब रिजल्ट काम आते हैं आपके पास। इन रेडियस का आपको पता लग गया, a/2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आपको मैंने इसकी साइड मानी है तो अभी देख के आए थे। सर्कम रेडियस के लिए अभी हमने देखा था कि डायगोनल के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, डेरिवेशन करके आप सबको निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये a/√2 आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना है कि डायरेक्ट रिजल्ट भी कुछ कुछ ध्यान रख लेने कि R और कैपिटल R का जो रेशो रहेगा वो आपके पास कितना रहेगा, आप मुझे बताओ। आप कहोगे 1 और √2 का रहेगा, ये R नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये 1 और √2 का रेशो रहने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ये वाला केस है, साइड ऑफ स्मॉलर सर्किल और साइड ऑफ लार्जर सर्किल। तो ये सर्कम रेडियस और ये बात तो आपको समझ में आई ना, ये कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे देखो ये सर्कम सर्किल का ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी आपने देखा था ना, यहाँ पे निकाला था, ये वाला a/√2 से आया था सर्कम रेडियस, और ये वाला आपके पास साइड बाई a/2 था। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हुए आपको, a/2 और a/√2। तो दोनों का आपने यहाँ पे डिवाइड करके देखा r का इससे, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो r नहीं 1/√2 आ रही है। 1 और √2 का रेशो रहेगा, मतलब जो कैपिटल R है वो आपके पास स्मॉल r का √2 टाइम्स रहेगा एक सर्किल में, इसमें स्क्वायर में। ऐसे ही यहाँ पे आप चलोगे कि साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर और बिगर स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ पर है, आपको देखिए यहाँ पे एक ज्योमेट्री ये बन रही, एक ज्योमेट्री ये बन रही। तो कंडीशन समझनी है, स्क्वायर कौन कौन सा है। देखो ये स्क्वायर है आपके पास, ये सर्किल के बाहर वाला स्क्वायर है। ठीक है, और ये आपके पास ये देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एक की वैल्यू दे देगा। बेसिक से करने जाओगे टाइम लग जाएगा, आप ज्योमेट्री सॉल्व करोगे निकालोगे। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रख लेना आपको। तो इसमें भी ये साइडों का रेशियो रहेगा वो आपके पास 1 और √2 का रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, चाहे आपके पास सर्किल की बात करें चाहे आपके पास स्क्वायर की बात करें, साइडों का रेशियो रहेगा एक अंदर वाले का और बाहर वाले का, वो हमेशा आपके पास 1/√2 का रहेगा। ठीक है, इसको बंद कर लो। क्लियर हो गई ये बात।
पैरेललोग्राम पे आते हैं। पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। इसमें देखो आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर हैं, ए और ये बी और बी, तो पेरीमीटर तो निकाल लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आपका रेक्टेंगल की तरह निकल जाएगा। साथ में कुछ कंडीशन और है कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। याद करो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, पहले ही डिस्कस की हैं। कब की हैं, आपको जब ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो उसमें ये सभी कंसेप्ट यूज़ हो गए थे, तो वहाँ पे मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। दोबारा रिवाइज हो रही हैं सभी चीज़ें, ठीक है। और 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। साथ में पेरीमीटर हो ही गया आपके पास। अब हम पे एरिया की बात करेंगे, ये जो हमारा काम है यहाँ पर निकालना। एरिया कैसे निकालेंगे, बेस इनटू हाइट। सिंपल, अगर आपको ये बेस पता हो और इसकी हाइट पता हो, ठीक है, समझना, ये हाइट पता हो तो क्या हो जाएगा, BH2 ऐसे एरिया निकाल सकते हो, या फिर AH1 ये पता है, इसकी हाइट पता है तो AH1। यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी मल्टीप्लाई 1/2 ऐसा कुछ मत कर देना, कुछ नहीं आएगा इसमें। 1/2 जो आता है मल्टीप्लाई में, जो आपके पास ट्राइंगल में आता है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो AH1 और BH2 ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास पैरेललोग्राम में। क्लियर है बात। अब रोम्बस में बात करें तो रोम्बस में आपके पास सभी साइड तो इक्वल होंगी, साथ में इसके जो डायगोनल इंटरसेक्ट तो करेंगी, बाकी 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट करेंगे। तो यही सब चीज़ें D1 D2 डायगोनल बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो अब कैसे कैसे देखो, ये सब चीज़ तो हो गई आपको कि ठीक है। डायगोनल जो साइड है, इसका साइड हो जाएगा आपके पास A बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो एक डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, कौन सा, कि 4 टाइम्स A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। आपको सवाल में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है और एक आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। आपको इसका एरिया निकालना है तो क्या करोगे, 1/2 D1 इंटू D2, दोनों डायगोनलों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। तो सवाल में क्या देता है आपको कि एक तो साइड की वैल्यू दे देता है और एक डायगोनल की वैल्यू दे देता है, और एरिया पूछता है आपसे इसका। तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे हमें एरिया तो इससे निकालेंगे, दूसरा डायगोनल भी चाहिए होगा क्योंकि एक ही आपको सवाल में गिवन है, तो दूसरा डायगोनल हम इस वाले रिजल्ट से, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, सवाल एग्जामिनर कैसे पूछता है ये बात चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। आया कैसे, बहुत सिंपल सा है कंसेप्ट आपका। यहाँ पे ये बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सिंपल। तो 4 टाइम्स A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, 4A इसका पेरीमीटर हो गया, हाफ D1 इंटू D2 इसका एरिया आ गया, ठीक है। साथ में आपका इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकता है, अगर कभी कभी ऐसा बोल दे सवाल कि इसकी हाइट आपको दे दे, ठीक है, मान लो H दे दे, अब H ही रहेगी हमेशा, चाहे इधर से हाइट दे चाहे इधर से हाइट दे, ठीक है, चाहे इधर से भी हाइट दे दे तो भी H ही रहेगी, क्योंकि सभी साइड इक्वल है तो ये दोनों में हाइट बराबर रहेंगी। तो साथ में ये वाली A है, ये भी A है, तो हमेशा इसका जो एरिया रहेगा हाइट के टर्म में अगर निकालना है तो A इंटू H हो जाएगा, मतलब बेस इंटू हाइट, ऐसे भी निकाल सकते हो इसका एरिया, ठीक है। साथ में ये चारों एरिया जो बन रहे हैं ये सभी बराबर रहेंगे, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये प्रत्येक पॉइंट यहाँ पे जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया कैसे कैसे है, और इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। क्लियर, आगे बढ़ूँ इसके बाद में मैं। अब आपने एक चीज़ गौर की यहाँ पे, कौन सी चीज़, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे वो कुछ सेम से हैं, याद करो कि यहाँ पे 4 टाइम्स A स्क्वायर था। आप पैरेललोग्राम में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा था, देखो ये AC स्क्वायर BD स्क्वायर ये बेसिकली डायगोनल ही है इसके। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यहाँ पे तो आपने क्योंकि साइड इक्वल है इसकी सभी, तो आपने 4 टाइम्स A स्क्वायर कर दिया, तो ये बेसिकली ऐसे है 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से है। अगर ये अलग अलग हो जाएं तो आपके पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, देखो पिछले वाले में आओ तो यहाँ पे ये A स्क्वायर बराबर है तब तो ये आ जाएगा, लेकिन अलग अलग है तो ये बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से ही आया है, ठीक है। AC स्क्वायर BD स्क्वायर 2 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर ये पैरेललोग्राम में है, और यहाँ पे जा जाओगे क्योंकि साइड इक्वल है तो ये 4 टाइम्स A स्क्वायर हो जाएगा। तो चीज़ों को रिलेट करते हुए याद करो, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ तक हो गया, रेम्बस तक सब चीज़ें, समचतुर्भुज तक। अब ये देखो इम्पोर्टेंट है, आपके पास ये पूछ लेता है एरिया ऑफ पाथ यानी रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ता 3-4 तरीके से पूछता है, मैंने सभी कंसीडर कर लिए एक ही स्लाइड में, ठीक है। तो आपको चीज़ें रिलेट करके आप अच्छे से याद कर पाओगे। रास्ता कैसे कैसे, देखो
एक आपके पास कोई खेत है, ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल शेप का है, कोई खेत हो जाएगा, खेत हो जाए, कोई फील्ड हो जाए, कुछ भी दे रखा है, वो कोई पार्क दे रखा है। तो उसमें आपसे बोलेगा कि एक जो रास्ता बना है वो आपके पास बाहर बना है, खेत, ये आपके पास ABCD है ना, ये आपके पास कोई फील्ड है, कोई आपके पास मैदान है, कुछ भी दे रखा हो, उसके चारों तरफ रास्ता बना है, बाहर 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 की तरफ, समझना है यहाँ पे बाहर की तरफ है रास्ता। अगर बाहर की तरफ रास्ता बना हो तो उस वाले केस में, और D इसकी रास्ते की चौड़ाई दे रखी हो, तो एरिया अगर रास्ते का निकालना रहे तो हमेशा ध्यान रखना क्या हो जाएगा, L + B + 2D मल्टीप्लाई में 2D। इस बार क्या है, रास्ता अंदर बना दिया है, ठीक है, ये है, ये रास्ता अंदर बन गया, तो क्या हो जाएगा, अंदर आ गया तो यहाँ पे तो बाहर था तो प्लस किया था, अंदर आ गया तो माइनस कर दो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। देखो रिलेट करके याद करो, L + B - 2D × 2D, ठीक है। इस बार रास्ता थोड़ा सा अलग बनाया है, बीचों बीच बना दिया, मतलब कुछ ऐसे बना दिया और कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे भी बना सकता है रास्ता, तो कैसे भी बना सकता है, उसकी मर्जी। क्या करेंगे इस वाले केस में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हो जाएगा L + B - D × D। अब यहाँ पे देखो अगर बाहर था और बिल्कुल अंदर था तो इस वाले केस में 2D आ रहा था, इस वाले केस में DD लेना है, बस बात समझ में आ गई, रिलेट हो गया, सब अच्छे से याद हो गया। तो L + B - D × D ये आपके पास रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू दी हुई होती है, L की लंबाई की, चौड़ाई की, और इसकी D रास्ते की चौड़ाई दे रखी होती है, रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछता है, सीधा वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकालोगे। आपके CGL, CHSL, MTS सभी एग्जामों में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और खासतौर पर मेंस में भी पूछे गए हैं ये सवाल यहाँ से। तो हो गया ये क्लियर, ये वाला कंसेप्ट। अब इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई पार्क है, मान लो आपके पास सर्किल की शेप का है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक को रास्ता बना हो, तो कुछ इस तरीके से भी रास्ता हो सकता है सर्कुलर शेप में। तो कहीं ना कहीं ये जो केस बन गया है आपके पास संकेंद्रित वृत्तों का बन गया, मतलब कंसेंट्रिक सर्किल का बन गया है, जिसमें एक स्मॉल r हो जाएगा, एक कैपिटल R हो जाएगा, और जो सर्किल की रेडियस हो जाएगी, मैंने स्मॉल r कैपिटल R मान लिया है। तो इस वाले केस में क्या करोगे, बाहर वाले का एरिया निकाल लो सर्किल का, और अंदर वाले का निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, तो एक रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे निकल के आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, पाई कॉमन लिया, r² - स्मॉल r², बहुत आसान काम हो गया, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात कैसे निकाला ये वाला, साथ में इसको फिर थोड़ा ओपन भी कर सकते हो, r + R, R - R, तो ये आगे की कैलकुलेशन का काम है, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा आपके पास। साथ में आपसे कभी कभी रास्ते की चौड़ाई पूछ लेते, क्या करोगे, आप कहोगे रास्ते की चौड़ाई तो वही हो जाएगी क्या, R = R - R, ये D, ये जो आपके पास रास्ते की चौड़ाई अगर D मान रहे हो, ये स्मॉल d, तो ये क्या हो जाएगी R - R, ये x मान रहे हो, जो भी मान रहे हो, तो कैसे आ जाएगी, R - R कर दो, ये आप रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी। तो चारों केस आपको समझ में आए, चाहे बाहर हो, ये बाहर वाला केस हो गया, और इसमें ये अंदर वाला केस हो गया, ये आपके पास बीचों बीच हो गया, ठीक है, और ये आपके पास सर्कुलर शेप में हो गया। तो चारों केस आपको समझ में आ गए किस तरीके से हैं, और इनका एरिया कैसे निकालोगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ शेप ऐसी हैं जिनके मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रख लें, सबके डेरिवेशन है, ये फॉर्मूले कैसे आए, सबका एक प्रॉपर डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे अभी आपको नहीं जाना, ठीक है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेने, जिससे एग्जाम में आप ड्राइव नहीं करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आगे बढ़ जाओगे। तो अब इसमें केस, पहला केस क्या है, देखो उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है निकालना है, ज्ञात करना है आपको, त्रिज्या के चतुर्थ वृत्तखंड में बनाया गया है। तो आपको ये चतुर्थांश दे देगा, उसमें बोलेगा कि आपको सबसे बड़े स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको इसकी रेडियस गिवन होगी, तो आप सीधा बता सकते हो r² / 2, ठीक है, डायरेक्ट आप टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, निकालोगे, इजीली निकल जाएगा। अगर इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, तो ये वाला शेप अगर आपको दिया हो, तो इस वाले केस में अगर इसका एरिया पूछ ले आपको छायांकित भाग का, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे एरिया इसका 2/5 r², एरिया ऑफ स्क्वायर। आपसे कभी कभी ये पूछ सकता है, आपसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो क्या करोगे, आप कहोगे हमने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया है r² / 2, तो इस पूरे का एरिया निकाल सकते हैं, इसका रेडियस पता है, चतुर्थांश का निकाल लेंगे, उसमें से स्क्वायर का माइनस कर देंगे, तो इस छायांकित भाग का निकल जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ें काम में आएंगी, कैसे भी आपसे एक डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट बता दोगे, इस शेडेड एरिया का एरिया पूछे, शेडेड पोर्शन का, तो भी आप यहाँ पे काम आएगा, इस वाले एरिया में से ये माइनस करना पड़ेगा। और इस वाले केस में अगर ये वाला पूछे तो आप फिर दोबारा आपको स्क्वायर का एरिया काम में आएगा। तो
ओवरऑल आपको चाहिए होगा, तो कैसे निकालोगे 2/5 आर स्क्वायर यहाँ पे। तो आप तो ऐसा करो कि स्क्वायर का एरिया ही याद कर लो, आर स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे 2/5 आर स्क्वायर। ठीक है ये बात। अब ये तो हो गया आपके पास 1/4 वाले पार्ट में, किसके, सर्किल के, यानी चतुर्थांश में। और अगर मैं बात करूँ आपके पास ये जो बात हो रही है किस में, एक सेमी सर्किल में, ठीक है, सेमी सर्किल में बात करूँ मैं, तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त में, अगर एरिया में यहाँ पे निकालना रहे तो क्या हो जाएगा इस वाले केस में, और सबसे बड़े का तो 4/5 आर स्क्वायर, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, 2/5 आर स्क्वायर यहाँ था, यहाँ पे 4/5 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास सबसे बड़े त्रिज्या, सबसे बड़े आपके पास साइड का वर्ग यहाँ पे पॉसिबल ये रहेगा 4/5 आर स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, एरिया निकाल लोगे आप। एक और देखिए इसके बाद में यहाँ पे आपको अनग्रेज्ड एरिया निकालना हो, अनग्रेज मतलब ये वाला, ये जो बन रहा है अंदर ये शेप बन रही है, इसका एरिया निकालना हो तो ये कैसे निकालोगे, डायरेक्ट याद कर लो 3/14 ए स्क्वायर। ए क्या है, इसकी साइड है इसकी स्क्वायर की, ठीक है। तो ये एरिया आपसे पूछ लेता है तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, बाकी वैसे भी निकाल सकते हो इसको, कैसे, बेसिक से जाओगे तो एक इसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है, स्क्वायर का तो आपको पता है ए स्क्वायर, साथ में आपको यहाँ पे देखो ये एक चतुर्थांश बन गया 1/4 पार्ट, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके पास एक सर्किल ही बन गया। इसको बस इस तरीके से लिख दिया है, अगर ऐसा हो चाहे ऐसा हो एक ही बात है, इसमें परेशान नहीं होना है, ऐसा है या फिर ऐसा है, एक ही चीज़ है ये। तो इस वाले पार्ट में इसका एरिया निकाल लो, तो आप क्या करोगे, इसका एरिया तो आप निकाल लोगे, कैसे निकलेगा, आप कहोगे यहाँ पे हो जाएगा 22 बटे, ये मैं करके बताऊँ आपको, तो आप कहोगे इसकी साइड है वो ए आ जाएगी, रेडियस है वो आपके पास a/2 आ जाएगी, ठीक है, और इसके साथ साथ एरिया आप निकालोगे सर्किल का, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दो, ऐसा करो, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे कितनी है, आर की वैल्यू a/2, तो ए स्क्वायर बटे 2 तो मतलब 4, माइनस करो, आप कहोगे 4 से काटा 2 से काट लो इसको, 2 से काटा 11 बार, ठीक है, तो ये आपके पास 14 बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली 11a स्क्वायर बटे 14, ये तो एरिया आ गया आपके पास किसका, इस सर्किल का। इसमें से आप इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, आपने माइनस किया, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस, तो 14 माइनस 11 बटे 14, तो यहाँ से आ रहा है 3a स्क्वायर बटे 14। तो यहाँ पे ये एरिया निकाल लिया आपने, जो ये पोर्शन है ना शेडेड नहीं है ऐसा समझो, उसका एरिया पूछे तो ये हो जाएगा ये वाला। समझ में आया, पूरा ड्राइव करके भी मैंने आपको ये बता दिया, डायरेक्ट भी याद कर लो आप ये वाला, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में देखिए ये वाला, अब यहाँ से आपसे ये भी एरिया पूछ लेता है, ठीक है, ये वाले पोर्शन भी, तो इनको कैसे याद करना है, डायरेक्ट रिजल्ट है, याद कर लो इनको कि ये वाली शेप है, एक आपको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, ए साइड का है, इसमें ये 3 सर्किल बन रहे हैं, तीनों सर्किल की पोजीशन याद रख लो, ठीक है, कलर से याद रख लो या फिर पोजीशन याद रख लो कहाँ पर है, क्योंकि सबसे बड़ा सर्किल ऐसे याद रख लो भले, सबसे बड़ा फिर छोटा सबसे छोटा, तो ये सबसे बड़ा है, इसकी जो रेडियस रहेगी, जो रेड वाला सर्किल है उसकी रहेगी 3/8a, ठीक है, 3a/8, इस वाले की रेडियस रहेगी वो a/6 और ये a/16। तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, a/16, a/6 और 3a/8। बाकी कौन कौन से की होगी ये आप अरेंज कर लोगे, कैसे अरेंज कर लोगे, आपको पता है यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू यही है, तो ये तो इस सबसे बड़े सर्किल की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। 3a/8 क्या हो जाएगा, सबसे बड़े रेड वाले सर्किल की रेडियस, a/6 आपको गई इस ब्लू वाले सर्किल की रेडियस, a/16 16वां भाग, अगर आपसे ये वाला पूछ ले तो आप क्या करोगे, ड्राइव करने जाओगे टाइम लग जाएगा, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट याद है, आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आपसे तुरंत ये ज्योमेट्री बना के देगा, ये वाले की रेडियस पूछ लेगा, बड़े वाले सर्किल, इस सर्किल की आपको डायमेंशन दे देगा, तो आप तुरंत टिक करोगे, आपको ये वाला जो है ना पूरा आपके पास स्क्वायर है, इसकी वैल्यू दे देगा साइड की, तो आप डायरेक्ट टिक करोगे, a/16 आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो एक शेप बन रही है पत्ती की शेप की, तो एरिया ऑफ लीफ आपको निकालना रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/7a स्क्वायर, ठीक है, 4/7a स्क्वायर ये वाला एरिया है, डायरेक्ट याद कर लो आप, काम आएगा।
और अगर आपको ये पूरे वाले का, आप तो इसका याद रख लो, बाकी इसका अगर आपसे कभी कभी ये वाला ना पूछ के ये वाला पूछ ले, ठीक है, तो ये वाला भी निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 4/7 ए स्क्वायर, तो यहाँ से कैलकुलेट करके वो तो निकल जाएगा 3/7 ए स्क्वायर। तो आप तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये वाले का एरिया निकाल लो, ये एरिया ऑफ लीफ ये हो जाएगा आपके पास 4/7 ए स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ये शेडेड रीजन ये वाला दे रखा है, ठीक है, तो इसका एरिया निकालना रहे तो इसका भी क्या हो जाएगा 4/7 ए स्क्वायर। तो ये चारों रिजल्ट आपको याद हो गए, तो ये वाला इसलिए इनका एरिया याद कर लो, बाकी का तो आप निकाल लोगे। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इसके बाद में जो भी 3D शेप हैं, 3D आकृतियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको एक एक करके देखेंगे हम, ठीक है। देखिए, मेंसुरेशन की पहली क्लास में हमने 2D के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो सभी डिस्कस कर लिए हैं, और आज की क्लास का टारगेट ये रहेगा कि मेंसुरेशन में 3D आकृतियाँ जो भी हैं उन सभी के फॉर्मूले एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। तो क्यूबॉइड का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ दिया हुआ है आपको, ये आपके पास विड्थ हो जाएगी, डेप्थ बोल लो, या फिर इसको एक हाइट हो जाएगी। LBH से मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया है, जैसे कि ये L हो जाए, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। अगर मैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो होंगे, एक आपके पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जिसमें ये साइड जो दिख रही है ना आपके पास चारों साइड, इनका क्षेत्रफल मुझे लेना है, टॉप को और बॉटम को छोड़ देना है। बात समझ में आ रही है। तो ये इसके चार तो फेस इधर के हैं साइड वाले, और दो ऊपर नीचे, मतलब टोटल मिला के 6 फेस हैं इसके, ठीक है, 6 इसके ये फेस है। तो अब इनमें से मुझे 4 का ही एरिया लेना है, और ये चारों आसपास के हैं। ऐसा बोल सकते हो जैसे कि किसी कमरे का आपको एरिया निकालना है, केवल जो ऊपर का जो पोर्शन है, नीचे का जो पोर्शन है, ठीक है, उनको हटा देना है। तो ऐसा कभी पूछ रहे तो एरिया हो जाएगा उसका 2 × L + B × H। अब देखिए ये फॉर्मूला अभी याद करो, बाकी जब मैं आपको एक प्रिज्म पढ़ाऊंगा इसी क्लास में तब और अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि प्रिज्म भी कहीं ना कहीं घनाभ से ही रिलेटेड है, क्यूब से ही रिलेटेड है। तो वहाँ से सभी फॉर्मूले ड्राइव वहीं से ही हुए हैं, उसी कंसेप्ट से। तो अभी याद कर लो 2 × L + B × H। सिंपल सा मतलब क्या है कि ये जो नीचे दे रखा है ना आपके पास इसका जो बेस है उसका आपको क्या ले लेना, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है आपको कि परिमाप, ये हो जाएगा 2 × L + B। इसका जो बेस है वो आपके पास क्या है, आयत है। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्या आ गया है, यहाँ पे एरिया निकल के आ गया है, चारों सरफेस का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल दूंगा मैं इसको। तो ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पूरी अच्छी तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फर्श का परिमाप इंटू ऊंचाई, या फिर इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल लो, या फिर इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सब की वैल्यू यही रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछता है तो आप इजिली कर लोगे। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में देखिए, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या करना, L × B, B × H, H × L, ठीक है। तीनों साइड आपको दे रखी होंगी, L, B, H। करना क्या है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, सबको ऐड करो, उसका 2 टाइम्स ले लो। सिंपल इस तरीके से करेंगे हम सवालों को। तो ये फॉर्मूला याद हो गया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो L, B, H तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को, तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। डायगोनल की बात करता हूँ तो फॉर्मूला है आपके पास L² B² H² पूरे का अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डायगोनल हो जाएगा। अब इस डायगोनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। आपसे ये भी पूछ लेता है कि इस एक घनाभाकार आपके पास कोई कमरा है, उसमें रखे जाने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई या कोई सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इस कमरे में तो जो रखी जाएगी ना वो आपके पास इसके डायगोनल के अक्रॉस ही रखी जाएगी, मतलब इसके डायगोनल की जो है ना डायमेंशन उसी के अनुरूप हम यहाँ पे रखेंगे उसको, उतनी ही लंबाई रहेगी उसकी। तो आपसे चाहे डायगोनल पूछ ले या फिर आपसे किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई पूछ ले, तो भी आपका आंसर डायगोनल ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से पूछता है ये वाला सवाल आपसे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो L² B² H² और पूरे का अंडर रूट, ये समझ में आ गया डायगोनल कैसे निकालना है।
इसके बाद में देखिए एक ये रिलेशन है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना, ये काम आएगा। अब ये 2-3 तरीके से काम आएगा, मैं आपको जब सवाल कराऊंगा तब दोबारा जिक्र करूंगा इसका, और मैं आपसे बोलूँगा दोबारा वहीं पर भी कि मैंने इसका फॉर्मूला पहले ही क्लास में डिस्कस किया, तो वो यहीं पर यही वाला फॉर्मूला है, याद कर लो अभी से। L प्लस बी प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ये बेसिकली एक आपका ऐसे समझ लो कि अलजेब्रा का ही फॉर्मूला है। अलजेब्रा में आपने पढ़ा था ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो वही फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के टर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आएगा। अब इससे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो वो मैं आपको कराऊंगा, तो समझना है इसको, वो इसी कंसेप्ट से होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तक सब चीज़ ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में क्यूब के बारे में। क्यूब क्या हो जाएगा? घन। ये बेसिकली ये इसका एक स्पेशल केस ही समझ लो, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती है, तो आपका वो क्यूब बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, तो ये आपके पास किस से मिलकर बनेगा? स्क्वायर से मिलकर बना होगा। तो इसमें वही कंडीशन पहली तो यही है जाए कि L बराबर B बराबर H हो जाएगा। अब देखिए इस वाले केस में अगर सभी साइड इक्वल ही है तो कोई भी साइड को A मान लो, आपने A मान लिया तो सभी A के इक्वल हो जाएंगी। अब इसमें बात करूंगा मैं ये सभी चीज़ें एक एक करके, तो अब इसमें वैल्यू पुट करता हूं मैं। देखो सभी को A पुट करोगे, आपको 2A तो 2A स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं 2 और 2 4, तो 4A स्क्वायर बन गया। तो आपसे इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछ ले, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, कर्ण सरफेस एरिया पूछ ले, तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट भी दिख भी रहा है यहाँ पे आपको कि एक सरफेस इसका हो रहा है आपके पास कितना, एक फेस का हो रहा है आपके पास यहाँ पर A स्क्वायर। तो ऐसे 4 है ये चारों दीवारों का, तो आप निकालोगे तो आपके पास चारों का हो जाएगा 4A स्क्वायर। सिंपल सा बात है, ठीक है, हो गया ये। आगे देखिए टोटल में बात करता हूँ तो टोटल 6 है। 4 तो ये चारों दीवारें हो गई और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला हो गया, तो 6 हो गए, तो 6A स्क्वायर। अब ये यहीं से ही आ रहा है सब कुछ, यहाँ से भी कर सकते हो वेरीफाई, बाकी याद भी कर लो, आसान से सब फॉर्मूले हैं ये। वॉल्यूम की बात करूँगा तो A क्यूब, तीनों साइड इक्वल है तो A क्यूब हो जाएगा। डायगोनल काम आता है यहाँ पे, तो √3A इसमें रखोगे वैल्यू, सबको बराबर करोगे पुट, तो कहीं ना कहीं 3A स्क्वायर का और ये बनेगा, तो यहाँ पे √3 बन जाएगा और यहाँ से A बाहर आ जाएगा, तो A√3 बोल लो या √3A बोल लो, एक ही बात है। तो ये आपके पास क्यूबॉइड और क्यूब इन दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे कवर होते हैं, समझ में आ गया। अभी एक बार हम जितनी भी शेप है उन सभी का एक बार देख लेते हैं, सभी के इंडिविजुअल अलग अलग, फिर एक सिंगल स्लाइड में आपको दोबारा इनका रिवाइज करा दूंगा सबका, ठीक है। तो सिलेंडर देखिए, सबसे पहले सिलेंडर में क्या हो जाएगा, आपने क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बात करेंगे तो 2πRH हो जाएगा। अब सिंपल सा बात क्या है कि देखो जब भी आप बात करोगे ऐसी शेप जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है, तो उसका ये प्रिज्म की आकृति ही है। इसमें क्या करते हैं, आपको पेरीमीटर लेना रहता है बेस का, ठीक है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया। देखो पेरीमीटर इसका सर्किल का क्या हो जाएगा 2πr, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो h। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी, याद करो आप, कि पेरीमीटर ऑफ बेस का लिया था, तो ये क्या था आपको 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। याद कर रहे हो, समझ पा रहे हो, रिलेट कर रहे हो सब चीज़ें कैसे कैसे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये एरिया निकल के आ गया, इसका आपने निकाल लिया, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो कर्व पोर्शन दिख रहा है ना आपका, इसका एरिया निकाला है आपने। अभी टॉप और बॉटम बच गया है आपके पास। अगर इनकी मैं बात करूंगा तो इसमें क्या है, देखो 1πr स्क्वायर ऊपर है और 1πr स्क्वायर नीचे है, तो क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर और ऐड कर देंगे, तो इसको कॉमन लेके भी लिख सकते हो 2πr r प्लस h, ठीक है। वॉल्यूम की बात करूंगा πr स्क्वायर h हो जाएगा। अब इसके बाद में होलो सिलेंडर की मैं बात करता हूँ, तो इसमें क्या कंडीशन है देखिए, समझिए पहले तो होलो सिलेंडर का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे कोई आपने पाइप देखा है, पाइप तो जिसमें पानी बहता है, वो वाला पाइप की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि देखो उसकी कुछ थिकनेस भी होती है आपके पास, तो उसकी एक इनर रेडियस होती है, एक आपके पास बाहर वाली रेडियस होती है, ठीक है। तो दोनों रेडियस होती है, एक स्मॉल r से मैं लिख रहा हूँ, एक कैपिटल R से लिख रहा हूँ। तो और इसकी लंबाई मैंने h मान लो, l मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। तो अब देखिए कैसे निकालूंगा मैं, अब कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया इसमें अंदर वाला पोर्शन हो जाएगा, एक आपके पास बाहर वाला हो जाएगा, तो दोनों तो आएंगे ही 2πRH और 2πRH कैपिटल RH, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई पूरी अच्छी तरीके से। इसके बाद में देखिए दूसरी चीज़ क्या है जो समझने की है यहाँ पे,
तो अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे कॉमन ले लोगे 2πh, तो r प्लस r, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया है। दूसरी चीज़ जो है इसका, अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ टोटल सरफेस एरिया की, तो ये कितना हो जाएगा ये समझना है थोड़ा गौर से आपको। देखिए 2πrs ये तो आएगा ही आएगा, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही कंसिडरेशन में। साथ में एक और चीज़ आएगी 2πr² माइनस r²। आप कहोगे ये क्या मामला है? देखो ये कैसे है, अगर आप ये पूरा ले लेते, देखो यहाँ पे तो 2πr² डायरेक्ट जोड़ दिया था आपने, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ था मामला, ठीक है, ये पूरा फिल था, ये पूरा एक सॉलिड सिलेंडर है, ये खोखला नहीं है आपके पास, ये पूरा सॉलिड है। तो हम सॉलिड पार्ट का ही एरिया लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे जो सॉलिड पार्ट है ना आपके पास, ये वाला पार्ट ही है ये, ठीक है, ये वाला जो उसकी थिकनेस है ना, कुल मिला के मैं बात कर रहा हूँ कि जो पाइप है ना आपके पास वो कुछ इस तरीके से है। तो ये वाला पार्ट है ना आपके पास, ये सॉलिड है इसका, और अंदर से पूरा खोखला है। तो ये इसकी थिकनेस क्या है, r माइनस आर, कैपिटल R बाहर वाली रेडियस और स्मॉल r अंदर वाली रेडियस। तो इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो ये कहीं ना कहीं इसकी थिकनेस है। तो थिकनेस भी पूछ ले तो ऐसा बता सकते हो कि थिकनेस r माइनस आर हो जाएगा। साथ में ये जो एरिया है, ये वाला एरिया आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये एरिया कैसे निकालोगे, ये कहीं ना कहीं कंसेंट्रिक सर्किल है, तो इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो ये अंदर वाला जो खोखला पार्ट है इसका माइनस कर दो। आपने वही किया है यहाँ पे, देखो πr² माइनस r², लेकिन दो पोर्शन है, एक तो नीचे वाला एक ऊपर वाला, इसलिए 2 से और मल्टीप्लाई किया है। तो ये पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, तो उस समझते हुए जरूर चलना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले कभी कंफ्यूजन हो जाए तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे आपका फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2πr² माइनस स्मॉल r², तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसके बाद में देखिए खोखले बेलन का आयतन। अब देखिए आयतन का मतलब समझिए, यहाँ पे दो तरीके से बातें होती हैं। यहाँ पे आयतन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें कुछ चीज़ भरूं, जैसे कि ये कोई आपके पास पाइप है, ठीक है, ये वाला, अगर मैं इसमें कुछ चीज़ भरूंगा तो पानी भरा है मैंने, जो भी भरा है, तो उसके बारे में बात हो रही है, तो वो केवल अंदर वाले पोर्शन में ही आएगा। तो उस वाले केस में आप जो रेडियस कंसिडर करोगे वो स्मॉल r वाली करोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे πr²h लिया है खोखले बेलन की आयतन की बात करें। लेकिन आपसे कुछ दूसरी चीज़ पूछ ले, जैसे कि खोखले बेलन में उपयोग किए गए पदार्थ का आयतन, समझ रहे हो, पदार्थ का आयतन की बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो बात हुई है वही यही बात है, ठीक है। तो इसमें जो पदार्थ है, क्योंकि ये तो पूरा सॉलिड है आपके पास, पूरा सॉलिड है, तो इसमें तो पूरा पोर्शन आपने ले लिया πr²h। लेकिन इसमें जो सॉलिड पोर्शन है वो केवल कितना है, आप कहोगे कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, यही वाला सॉलिड है, ठीक है, ये वाला, तो आप यही कंसिडर करोगे। इसका बात समझ में आ गई आपको कि ये ना, ये अंदर वाला तो पूरा खोखला है, तो अंदर वाला माइनस कर देता हूँ मैं, तो πr ये वाला है ना πr²h, ये अंदर वाला पोर्शन ये माइनस कर दिया है, किसमें से, πR²h से। तो अब यहाँ पे आपके पास पूरा जो सॉलिड मटेरियल है वो बच गया है, तो उसका आपने एरिया यहाँ पे अपने वॉल्यूम निकाल लिया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुई, ये कैसे कैसे है, ठीक है, समझ में आ गया ना पूरा अच्छी तरीके से, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको यहाँ पर। तो ये आपका सिलेंडर हुआ और ये आपके पास होलो सिलेंडर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ूँ इसके बाद में, अब इसके बाद में कोन पर चलते हैं। कोन यानी शंकु। अब शंकु की शेप का, तो अब इसमें देखिए एक और नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी, वो क्या है कि आपके पास एल क्या है आपके पास, त्रियक ऊंचाई, ठीक है, स्लांट हाइट बोलेंगे इसको। एक हाइट ये वाली है और एक आपके पास ये एल है। तो अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि इसमें HRL में, तो h² प्लस r² बराबर हो जाएगा L²। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में r² प्लस h², ठीक है। तो ये आपके पास काम आएगा। साथ में अगर कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, πRL, ठीक है, πRL। इसमें ध्यान रखना हम स्लांट हाइट को काम में लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो आप कहोगे कि टॉप में तो कुछ नहीं, एक पॉइंट है, लेकिन बॉटम में एक आपके पास यहाँ पे क्या बना हुआ है, सर्किल। तो सर्किल का एरिया और जोड़ दूँ, तो वही मैंने यहाँ पे जोड़ा था कि πRL प्लस πR²। इसमें से कॉमन लोगे πr, तो L प्लस R बन जाएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बात करूँ कि वॉल्यूम की 1/3 πr²h। हमेशा ध्यान रखना, जो भी अब मैं आपको एक चीज़ भी कराऊंगा यहाँ पे, जिन भी शेप में आपके पास टॉप और बॉटम सेम रहता है ना, जैसे कि टॉप और बॉटम जिनमें सेम रहता है, जैसा टॉप है वैसा बॉटम है, जैसे जो प्रिज्म की आकृतियाँ होती हैं उनमें ये 1/3 नहीं आता। आपको क्या है कि कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारे एस्पिरेंट को इसमें याद करने में कि किस में 1/3 आता था,
फ्रस्टम में आता है या फिर प्रिज्म में आता है या पिरामिड में वॉल्यूम में आता है या नहीं आता है। तो आगे से ध्यान रखो, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आगे से इस पॉइंट में आपको, कि 1/3 वहीं पे कंसिडर किया जाता है जहाँ पर शेप आपके पास डिफरेंट हो। जैसे कि आपके पास टॉप की और बॉटम की, यहाँ पे तो ये बॉटम में एक सर्किल बन रहा है, टॉप पर आपके पास केवल पॉइंट है। आपने सिलेंडर की बात की थी, तो सिलेंडर में आपके पास टॉप बॉटम बिल्कुल सेम थे, तो वहाँ पे 1/3 का कहीं जिक्र नहीं किया मैंने। डायरेक्ट जो वॉल्यूम पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बात समझ में आ गई। पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में भी ऐसा ही होता है, देखो इसके कोन की तरह, तो उसमें भी 1/3 आएगा। तो और इसके बाद में एक प्रिज्म आएगा, प्रिज्म में 1/3 आएगा क्या आपको, प्रिज्म तो ऊपर टॉप बॉटम सेम होता है, तो प्रिज्म में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें समझ में आएगी, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो इन सभी को समझते हुए चलना है। तो इसमें 1/3 आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लांट हाइट आपने पढ़ ही लिया, ये हो ही गया आपका। इसके बाद में एक और कंसेप्ट समझिए, जैसे कि ये आपके पास कोन है ना, इसको मैंने क्या किया है कि 3 बराबर भागों में काट दिया, यहाँ से यहाँ से। तो अब देखो एक पोर्शन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब क्या किया है कि पूरी हाइट मान लो इसकी 3 मीटर की थी या 3 सेंटीमीटर की थी, तो मैंने क्या कर दिया, 1-1 सेंटीमीटर में कट लगा दिया, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपसे कि इसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, उसको 1:1 रेशियो में मैंने बांट दिया। तो अब इनका वॉल्यूम है वो किस हिसाब से बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा समझना है। ये आपसे काम की चीज़ें पूछता है कभी कभी। तो देखिए क्या करोगे, आपको क्या करना है, सिंपल सा एक चीज़ मुझे बताइए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, ठीक। अब ये जो रेडियस का जो रेशियो है ना, ये वाला रेडियस, ये R1 R2 R3 मान लो इनको, ठीक है। ये तो हाइट के रेशियो में आ जाएगा, सिंपल। तो आप वॉल्यूम की जो बात करोगे ना, आप इसमें क्या करोगे, ये जो हाइट है ना आपके पास, यही कंसिडर करोगे। अगर मैं देखो इस छोटे वाले की, इस वाले की बात करता हूँ, पहली वाली जो ये ज्योमेट्री है, ये पहले वाला, ठीक है। और इसका अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो अगर मैंने इसका वॉल्यूम कितना निकाला, समझना है इसको। अगर मैंने इसकी हाइट 1 ली है, तो 1 का क्यूब करूँगा तो 1 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से हाइट यहाँ तक की, ये भी 1 यूनिट था, तो 1 1 2 हो गया। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो 2 का क्यूब करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो ये जो 8 वॉल्यूम आया है ना, ये समझना पूरा। देखो एक जो वॉल्यूम आया इसका आया है, 8 जो वॉल्यूम आया है ये आपके पास यहाँ तक का आया है, ठीक है। अगर मैं पूरा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आपको पूरी लेंथ हो गई 3, 3 का क्यूब करोगे 9 × 27। तो ये जो पूरा वॉल्यूम आया, ये पूरा नीचे तक का ले लिया है मैंने। ये बात आपको समझ में आई पूरी, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, देखो इस वाले जो ये पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट में ये पहला पार्ट भी कहीं ना कहीं है, तो पहला पार्ट कहीं ना कहीं यहाँ तक है। तो इसको आप हटाओगे, ये 1 यूनिट था, तो केवल ये सेकंड पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, आपको 8 में से 1 माइनस कर दो तो 7 बच जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई पूरी। ऐसे ही आपके पास ये जो पूरा एरिया है, ये नीचे तक का लिया है मैंने 27, इसमें से आप यहाँ तक का माइनस कर दोगे, यहाँ तक का, ये कितना है, आप कहोगे 8 है, माइनस कर दो इसमें 27 में से, आप कहोगे 19 बच जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 पार्ट में जो बटा था, ये तो इस वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा 1 यूनिट, इस वाले पार्ट का, सेकंड वाले पार्ट का यहाँ तक का, इसका हो जाएगा 7 यूनिट, और ये नीचे वाले पार्ट का जो वॉल्यूम है वो आपके पास हो जाएगा 19 यूनिट। तो ये क्लियर हुई बात आपको। इनका रेशियो आपसे पूछ लेता है तो आप ऐसे समझना और ऐसे करना है इनको, ठीक है। अगर 1 1 1 के रेशियो में इनको बांटा है। क्लियर, ये कौन से रिलेटेड सब कुछ कंसेप्ट। आगे बढ़े हैं इसके बाद में। अब देखिए फ्रस्टम। अब फ्रस्टम में मैंने आपको बताया था कि फ्रस्टम का सिंपल सा मतलब है, जैसे कि आपके पास एक गिलास होता है ना, घर में जो गिलास होता है वो जो शेप होती है उसकी, वो बिल्कुल फ्रस्टम की तरह ही होती है, जिसमें आप कहोगे कि बिल्कुल प्लेन नहीं है, ऊपर से नीचे बिल्कुल ऐसा सिलेंडर की शेप का नहीं है। वो सिलेंडर तो क्या होता है कि बिल्कुल टॉप और बॉटम जिसका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बॉटम और टॉप दोनों अलग अलग है, एक आर रेडियस का है तो एक कैपिटल आर रेडियस का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँगा, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब टॉप और बॉटम सेम नहीं होते हैं तब आपके पास 1/3 कंसिडरेशन में आता है, तो यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 1/3 आ गया। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए याद कर लो, अच्छे से समझ लो। यहीं पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πh/3, ठीक है, ऐसे याद करो, πh/3 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। आप क्या करते हो कि इतना ही छोड़ के कर देते हो, लेकिन नहीं, अभी एक और टर्म आएगी, कौन सी,
आर इंटू आर, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, याद हो गया। पाई एच बाई थ्री, एच ये रहा, पाई एच बाई थ्री आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, आर इंटू आर, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला है, अच्छे से समझ लो, याद कर लो। समझ में आ गया। कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप ये वाला पोर्शन कंसीडर करोगे, पाई आर प्लस आर एल, ठीक है, दोनों रेडियस का टोटल करना है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा टोटल सरफेस एरिया की, तो अब ये पूरा सॉलिड है ना, तो आप क्या करोगे, पाई आर प्लस आर, ये तो कर्ड सरफेस एरिया ले, और ऊपर के टॉप का ले लो और बॉटम का ले लो, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर एल की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे समझना आप ये एल कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो एल के लिए मैंने क्या किया, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपके पास एक तो हाइट था, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये आपके पास हाइट है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके पैरेलल है एच के, तो आपको ये भी तो एच हो गया, आप कहोगे हाँ बिल्कुल, ये पूरा कैपिटल आर था, तो ये आपके पास ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और ये स्मॉल आर था, तो ये वाली डिस्टेंस आप बताओगे, आप कहोगे हाँ ये हो जाएगी आर माइनस आर, तो ये एच है, ये आर माइनस आर है, ये 90 डिग्री है, तो ये आप बता सकते हो, आप कहोगे हाँ ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे बन के आया है, देखो ये वाला, तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट कैसे निकालना है आपका इसको, एल की वैल्यू, ये स्लांट हाइट। तो ये देखो जब सवाल थोड़ा सा अच्छा बनता है लेवल का, तो आप इससे फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ईजिली कर लेना है, ठीक है। वॉल्यूम पूछता है आपसे, तो क्या क्या करना है, एल निकाल लेना है, एच से यहाँ से निकल ही जाएगा इजीली, फिर वैल्यू पुट करना है, सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और बाकी ट्रिपलेट से चीज़ें और आसान होती हैं, वो मैं आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप बिल्कुल सब चीज़ें देखोगे वहाँ पे कि बहुत आसान चीज़ें हो गई, ये मेंसुरेशन सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा आपका। तो ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट टर्म हो गया ये क्लियर, आगे बढ़े इसके बाद फॉर्मूला यही है इसमें। स्फीयर में बात करते हैं, तो स्फीयर में क्या हो जाएगा आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इस पर कर्ड सरफेस एरिया बोल लो, टोटल सरफेस एरिया बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा हमेशा। वॉल्यूम की बात करूंगा तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, दो फॉर्मूले हैं सिंपल से। अब इसके बाद में देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि दो स्फीयर दे रखे हैं, V1 दो स्फीयर है, ठीक है, आपके पास R1 और R2 रेडियस के, अगर मैं उनके वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आपको कि V1/V2 हो जाएगा, वो R1 का क्यूब, R1/R2 इसका होल क्यूब। मान लो ये 2 रेडियस का है, ये 6 रेडियस का है, तो दोनों का अनुपात ले लो आपको कि 1:3 का, तो इनका वॉल्यूम जो रहेगा V1/V2 का वो रह जाएगा आपके पास 1:27 का, ठीक है। क्यूब कर देना सिंपल। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंसिडर करना है। ये तो वॉल्यूम हो गया, लेकिन अगर आपके सरफेस एरिया की बात करूँगा तो S1/S2, सरफेस एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अभी 2:3 था, 1:2 आ गया, सॉरी 2:3 था क्या, हाँ 2:4 जो भी है, कुछ भी ले लो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 1:2 आ रहा है, तो आपके पास 1/2 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/4, ये आपके पास सरफेस एरिया का आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको सरफेस एरिया का अगर रेशो दे रखा हो, वॉल्यूम पर पहुंचना हो, तो क्या करोगे, सरफेस एरिया कहीं ना कहीं पहले ही रेडियस का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है आपको, सरफेस एरिया है वो कहीं ना कहीं पहले ही रेडियस का स्क्वायर है, और आपको वॉल्यूम चाहिए V1/V2, तो इसमें क्या चाहिए आपको, रेडियस का क्यूब चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर पहले R1/R2 की वैल्यू निकालोगे, तो क्या कहोगे आप, कहोगे S1/S2 का क्या हो जाएगा 1/2 पावर, ठीक है, और इसका पूरे का क्यूब लेना है, तो कहीं ना कहीं 3/2 पावर हो गया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, S1/S2 का क्या हो जाएगा पावर 3/2। अगर उल्टा में लिखना है S1/S2 का तो हो जाएगा 2/3। तो ये थोड़ा समझ में आया आपको। हेमिस्फीयर देखिए, इसके बाद हेमिस्फीयर क्या है, बस इसी से बना है ये, कहीं ना कहीं इसको 2 पार्ट में काट दिया आपने। तो अब देखिए कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा, मतलब इतने वाले पोर्शन की बात करूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, सवाल में पूछा क्या है। टोटल की बात करूंगा तो ये ऊपर वाला एक पोर्शन और है, तो ये भी आ जाएगा कंसिडरेशन में, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। ऐसे याद रखो जैसे नींबू होता है ना कंप्लीट, अगर नींबू को काटा नहीं है तो ये पूरा स्पेयर है, अगर नींबू को काट दिया, ठीक है, तो आप देखोगे नींबू का एक पोर्शन ऊपर वाला भी है, ठीक है। तो अगर पूरा नींबू का आपको एरिया पूछे कंप्लीट, तो आपने ये वाला पोर्शन भी ऐड करना है, ये वाला तो है ही। तो कंप्लीट की अगर बात हो रही है तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कर रहे हो, क्या समझना कि एक बार
अगर एक स्फीयर को आपने एक बार कट लगाया है, ठीक है, एक बार कट लगाया है आपने, तो ये 4πr² था, तो आपके पास कहीं ना कहीं एक तो पोर्शन ऐसे बन गया, ये देखो ऐसे समझो इसको, एक पोर्शन ऐसे कट के ये बन गया, एक पोर्शन नीचे वाला कट के ऐसे बन गया, ठीक है, एक कट लगाया आपने यहाँ पे बीचों बीच में इसमें। तो इस वाले का पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया की बात करूँगा 3πr², इस वाले की बात करूँगा तो आपको इसका भी 3πr², तो टोटल कितना हो गया आपको 6πr², ये टोटल की बात कर रहा हूँ। और इधर क्या था 4πr²। तो अगर एक कट में लगाता हूँ ना, इसमें एक कट मैंने अगर लगाया सिंगल कट, तो कहीं ना कहीं इसमें 4πr² से 6πr² हो गया, मतलब 2πr² है, वो बढ़ गया एरिया एक कट लगाने पर। ये बात आपको समझ में आ गई पूरा अच्छी तरीके से। एक कट लगाने पर आपके पास 2πr² एरिया है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही 2 कट लगाओगे तो आपके पास कितना बढ़ जाएगा 4πr², 3 कट लगाओगे तो आपके पास 6πr²। तो इस तरीके से चीज़ें चलने वाली है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो ये भी ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन में और अच्छे से हो जाएंगी चीज़ें क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ये सब कुछ कंसेप्ट, आगे बढ़े इसके बाद में। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम एक साथ भी पढ़ेंगे इन सबको, तो यहाँ पर इन सबको एक साथ मैंने मर्ज कर दिया। तो समझिए क्यूब का क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ये 4a² हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, 6a² पूरा, ये आपके पास इसकी शेप हो गई। क्यूबॉइड ये शेप हो गई LBH इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 × L+B × H हो जाएगा, 2 टाइम्स LB/BH HL हो जाएगा। स्फीयर 4/3 πr³ 4πr² इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, दोनों का यही रहेगा। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ तो वॉल्यूम 2/3 πr³ हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr²। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखना है, दोनों का अलग अलग है। सिलेंडर में πr² वॉल्यूम होता है, 2πrh कर्व सरफेस एरिया, 2πrh + 2πr², दोनों ऊपर वाले नीचे वाले जोड़ दिए, तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया होगा। कोण की बात करूँगा 1/3 πr²h, πrl आपके पास इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, πrl+r इसका टोटल सरफेस एरिया, ये इसकी शेप हो गई। तो ये एक बार रिवाइज हो गया आपके सबका, ठीक है। आगे बढ़ें इसके बाद में। अब मैं कई बार प्रिज्म का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो प्रिज्म समझ लो क्या है प्रिज्म बेसिकली। तो प्रिज्म का सिंपल सा मतलब यही होता है कि कोई भी ऐसी शेप जिसका आपके पास टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों सेम होते हैं। आपके पास ये सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, आपके पास ये एक ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, आपके पास ये एक स्क्वायर हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, कितनी भी साइड की कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है। अगर ये आपके पास ट्राइंगल हो रहा है ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन, तो इसको मैं ट्राइंगुलर प्रिज्म बोलूँगा। अगर मेरे पास ये स्क्वायर हो रहा है और टॉप और बॉटम, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना, तो आपके पास इसको मैं स्क्वायर प्रिज्म बोलूँगा। अगर ये हेक्सागोनल हो रहा है, 6 साइड वाला हो रहा है, तो इसको हेक्सागोनल प्रिज्म बोलूँगा। तो और अगर ये सर्किल हो रहा है तो इसको सर्कुलर प्रिज्म बोलूँगा। तो जो कहीं ना कहीं सर्कुलर जो प्रिज्म होता है ना आपके पास, समझना, सर्कुलर जो प्रिज्म होता है वो कहीं ना कहीं आपके पास क्या होता है, आप मुझे बताओ। आप कहोगे ये सिलेंडर ही होता है। आप कहोगे क्या फिर सिलेंडर एक प्रिज्म है? मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सिलेंडर एक प्रिज्म है। प्रिज्म की डेफिनेशन ही सिंपल से ये है कि इसका टॉप और बॉटम सेम होना चाहिए, तो एक सिलेंडर भी एक प्रिज्म ही है आपका। अगर फिर तो आप कहोगे कि क्या क्यूबॉइड और क्यूब भी प्रिज्म है? मैं कहूँगा बिल्कुल है, क्योंकि उनका भी तो टॉप और बॉटम बिल्कुल सेम है। देखो ये टॉप सरफेस इसका क्या है, आप कहोगे यहाँ पर एक, अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ तो एक रेक्टेंगल है, बॉटम भी क्या है, एक रेक्टेंगल, बिल्कुल सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास एक प्रिज्म की ही शेप है। तो ये समझ में आ गया पूरा प्रिज्म का कंसेप्ट क्या है। तो वही चीज़ें आप यहाँ पे लिखी हुई है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। आगे क्या देखिए, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूँगा तो कैसे निकालना होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। आपको क्या करना है कि जो बेस है ना, बेस का आपको पेरीमीटर ले लेना, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो यही चीज़ आप अप्लाई करते हुए आए हो सब में। तो आपने क्यूबॉइड का पढ़ा था तो वहाँ पे भी ये लगाया था, आपने सिलेंडर का पढ़ा, आपने सिलेंडर का क्या पढ़ा, बेस का पेरीमीटर 2πr, क्योंकि सर्किल है, हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, h से मल्टीप्लाई किया, तो अब देखो 2πrh। अब ये बन गया ना वही वाला फॉर्मूला, किसका, सर्किल का, सिलेंडर का। सिलेंडर का आपके पास कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आपको यही होता है, 2πrh होता है। तो कहाँ से आया भाई, यहीं से ही आया है। बात समझ में आ गई पूरा, कि आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये डिराइव कैसे हुए, ये फॉर्मूले कैसे बने एक्चुअल में। इसके मैं बात करूंगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म की, तो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, साथ में 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस कर देना, क्योंकि
एरिया ऑफ बेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप भी सेम है बेस भी सेम है, तो किसी से भी 2 टाइम्स कर दो, टॉप का कर दो या बेस का कर दो, बात तो एक ही रहेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। प्रिज्म के आयतन की बात करूंगा तो ये कैसे आएगा, आपको क्या करना है कि बेस का देखो वॉल्यूम एरिया में आपने क्या किया था, कर्व सरफेस एरिया में आपने पेरीमीटर लिया था और उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, वॉल्यूम में जो बॉटम है ना, बॉटम या फिर टॉप है, उसका आपको एरिया ले लेना है। क्या ले लेना है, एरिया, और उसको मल्टीप्लाई कर देना हाइट से। देख लो सिलेंडर पे, आप सिलेंडर पे वेरीफाई करके देख लो, सभी चीज़ें सिलेंडर पे याद कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। आप कहोगे इसका बॉटम है ना, उसका जो एरिया है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसकी हाइट है वो एच होती है, तो ये फॉर्मूला होना चाहिए वॉल्यूम का। याद करो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है नहीं होता, आपको कि हाँ बिल्कुल होता है, तो यहीं से ही आया है वो आपका, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूंगा, आप कहोगे फिर तो इस पे भी बात कर लेते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड में क्या होता है कि ये बॉटम है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, एल इंटू बी हो जाएगा इसका एरिया। आप कहोगे हाँ, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप कहोगे एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो एल बी एच बन गया। तो याद करो आपने पढ़ा था क्यूबॉइड में इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, तो यहीं से ये आया है। तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि प्रिज्म का आयतन कैसे निकालना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके निकाल लोगे आप इजीली। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अब कुछ स्पेशल शेप हैं जैसे कि उनकी बात कर सकते हो, तो प्रोसेस यही रहेगा सबका निकालने का, ठीक है। आपको शेप देखना है कि कौन सी शेप का है आपके पास, तो उसका वॉल्यूम आपको एरिया और पेरीमीटर वो निकालना आना चाहिए, वो आप सभी देख चुके हो 2D में और 3D में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, देखो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म दे दिया, तो कर्व सरफेस एरिया आपको देखो ये फॉर्मूले रटने नहीं है, समझ रहे हो ये बात, रटोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, रटने नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल रटने नहीं है। केवल ये जो लाइन है ना, ये 3-4 लाइन ये थोड़ी सी समझ लेनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं देखो सब ड्राइव करके ही बता देता हूँ आपको। अगर मैं समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो आप कहोगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालना है। मैंने क्या बताया था कि पेरीमीटर ऑफ बेस, आप कहोगे पेरीमीटर ऑफ बेस 3a आ जाएगा, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, h से कर दो, 3h फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, आप कहोगे हाँ। टोटल सरफेस एरिया आप कहोगे पहले तो कर्व सरफेस एरिया 3h आ जाएगा। टोटल के लिए क्या करूँगा कि बॉटम का और टॉप का दोनों का सेम सेम है, तो किसी भी एक एरिया को निकाल के आपको √3/4 a स्क्वायर, इसका जस्ट डबल कर देना है। तो देखो वही किया है मैंने यहाँ पे। वॉल्यूम की बात करूँगा, आपको कहोगे कि पहले एरिया निकालो, आप कहोगे √3/4 a स्क्वायर, इसके बाद में हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाइट से कर दो, देखो ये बन गया। तो आपने मतलब रटा क्या फॉर्मूला, नहीं रटना नहीं है, रटा नहीं है आपने, क्या कहा है, समझाया आपने फॉर्मूला, तो यहाँ से समझाया। तो ये फॉर्मूला कैसे आया पूरा समझ में आ गया आपको। अब आपको चाहे कोई सी भी शेप दे दे आप इजीली निकाल लोगे। इसमें आप चाहे बॉटम में आपके पास एक रेक्टेंगल बना के दे दे, एक स्क्वायर बना के दे दे, कुछ भी बना के दे दे, ठीक है, सर्किल बना के दे दे, हेक्सागोनल 10 साइड का बना के दे दे, कुछ भी दे दे, आप सब निकाल लोगे इजीली, कोई परेशानी नहीं आएगी। स्क्वायर प्रिज्म की मैं बात करता हूँ, तो आप कहोगे क्या करोगे, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो पूरे h हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास ये बन गया। और वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ, तो जो बॉटम है उसका एरिया आप कहोगे a स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई h, तो a स्क्वायर h, देखो यही बन गया। तो ऐसे बन रहा है ये सब फॉर्मूला, ठीक है। प्रिज्म आ गया समझ में पूरा अच्छे से, आगे बढ़े हम। समझ में तो आ रहा है ना आपको। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर करना, जो भी आपके ओपिनियन है, ठीक है। बाकी इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ से एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। मैंने आपको बोला था कि मैं 2D का और 3D का टेलीग्राम चैनल पे मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था, दोनों का PDF एक साथ मर्ज करके दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि चीज़ें दोनों एक साथ रिवाइज हो जाएंगी अच्छे से आपको। तो पिरामिड देखिए, इसके बाद में पिरामिड का आपको यहाँ पे शेप दिख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पिरामिड का एक टॉप पॉइंट है, वो आपके पास जो टॉप सरफेस है वो केवल एक पॉइंट ही है यहाँ पे, ये ऊपर वाला, और बॉटम में आपके पास एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुजाकार पिरामिड है ये आपके पास, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे, जब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इसमें क्या है कि विजुलाइज करना पड़ता है आपको। जैसे कि जो बाकी जो 3D शेप्स हैं आपके पास, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, इनमें क्या है कि विजुलाइजेशन थोड़ा सा आसान होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा दिमाग पे कि हाँ ये वाली सरफेस स्लांट एज ये वाली है, हाइट ये है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा चीज़ों को थोड़ा गौर से, ज़्यादा ध्यान से। तो यहाँ पर ये है विजुलाइजेशन का खेल है पूरा। तो पहले यहाँ पे चीज़ें समझ लो हैं क्या क्या। देखो
यहाँ से मैंने ये बिल्कुल ड्रॉ किया है, ये आपके पास बॉटम पे यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। अगर मैं पिरामिड की हाइट की बात कर रहा हूँ, केवल हाइट बोल रहा हूँ मैं, कोई स्लांट हाइट नहीं बोल रहा, केवल हाइट, तो उसको मैं एच से लिखूँगा। इसके बाद में देखिए दो रेडियस हैं, एक तो सरकम रेडियस रहेगी ये वाली, और एक आपके पास इन रेडियस रहेगी, ये आप बहुत पहले सीख चुके हो। इसके बाद में एक स्लांट एज है, एक स्लांट हाइट है, ये दोनों टर्म है ना अलग अलग हैं, और सवाल में आपको पहचानना है कि क्या दिया हुआ है आपको, स्लांट एज दिया है या स्लांट हाइट दिया है, सवाल उसके हिसाब से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। अगर आपने जो चीज़ दिया उसी को वही समझना है, ठीक है। तो स्लांट हाइट दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखना कि ये जो आपके पास एक ट्राइंगुलर की जो शेप है ना, इसमें जो इसकी हाइट बनेगी, देखो इसको मैं ओपन करता हूँ अब, तब आपको और अच्छे से चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। देखो ये आपके पास इसका बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन बॉटम हो गया, ये हो गया। इसको अगर मैंने ओपन किया तो देखो ये ऐसे बनेगा, एक तो एक सरफेस, एक फेस इसका ऐसे बन जाएगा, और एक आपका ऐसे बन जाएगा। तो अब ये मैंने क्या किया है कि ओपन कर दिया है, इसको खोल दिया है, बात समझ रहे हो। अगर मैं इसको बंद करूंगा ना, इस आकृति को अगर मैं बंद करूंगा तो आपके पास यही बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आप समझ पाओगे अच्छे से। तो ये हाइट तो आपको समझ में आ गया, इसके बिल्कुल टॉप पॉइंट से यहाँ से आपने ये हाइट डाली है, तो ये आपके पास अल्टीट्यूड इसका हाइट हो जाएगा। ये जो हाइट है ना आपके पास, ये स्मॉल एच, ये काम आएगी इसके वॉल्यूम को निकालने में, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो स्लांट हाइट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो अब इसको आप इस वाली शेप से समझ पाओगे अच्छे से। कैसे, इसमें स्लांट हाइट है ना, वो आपके पास कहीं ना कहीं ये वाली है, ठीक है, ये वाली स्लांट हाइट। इसको जब बंद करोगे ना आप, जब समझ पा रहे होगे, ये वाली हाइट, ठीक है, हो गया विजुलाइज आपको अच्छे से। तो ये आपके पास जो हाइट है, इसको एल से मैं लिख रहा हूँ, तो ये आपके पास स्लांट हाइट है। अगर स्लांट एज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो है ना आपके पास, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो गौर से, ये है, ये है, ये सभी स्लांट एज है, ये है, ये है, ये सब बराबर रहेंगी। तो ये आपके पास क्या है, स्लांट एज है, ये स्लांट एज। और ये है, ये आपके पास स्लांट हाइट है, और हाइट है वो ये वाली, ये रही। तो ये पूरे पॉइंट एक एक क्लियर हुए आपको कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है, विजुलाइज हो गया। अब फॉर्मूला पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, तो ये कैसे निकालोगे। आपने एक चीज़ गौर की, कर्व सरफेस एरिया में हम चारों तरफ का मामला देखते हैं। क्या करते हैं, चारों तरफ का मामला देखते हैं। तो इसमें आप मुझे बताओ कि इसका पेरीमीटर क्या है बेस का, आपको के एक ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। इसको अगर मैं इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, समझना ये पूरा एक एक चीज़ कैसे आ रहे हैं फॉर्मूले, ठीक है। आप क्या है कि रटोगे ना फॉर्मूले तो कन्फ्यूज हो जाओगे, भूल भी सकते हो, ठीक है, कि बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, प्रिज्म के हो गए, पिरामिड के हो गए, ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर समझते हुए करोगे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और साथ में समझने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके पास अगर क्वेश्चन में कुछ डाटा इधर उधर का भी दिया रहता है, तो आप उसको समझ भी पाओगे कि हाँ ये वाला डाटा यहाँ पे कोई काम का है या इसकी आवश्यकता है या नहीं है, तो वहाँ से सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो वो समझ पे ही डिपेंड करता है, तो समझो इसको अच्छे से। तो अगर देखिए यहाँ पे, अब कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करता हूँ तो आसपास की बात करता हूँ मैं, टॉप बॉटम के बारे में बात ही नहीं करता। तो आप कहोगे कि तो फिर क्या करेंगे, देखो ये वाला पोर्शन हो गया 1 2 और ये 3, तो ये 3 जो ट्राइंगल लिख रहे हैं इनका एरिया मैं निकाल लेता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल, तो अब इनका एरिया कैसे निकालूंगा, आप कहोगे एक को पकड़ो, तो एक को मैंने पकड़ा, तो ये क्या है, देखो आप कहोगे ये एक ट्राइंगल है, इसके मैंने बेस पर परपेंडिकुलर डाला, और ये आपके पास बेस हो गया, ठीक है, बात समझना। तो ये बेस हो गया, इसकी चाहिए मुझे लेंथ, मान लो ये कोई ये वाली है, ये वाली साइड है, ये हो गया। और इसकी ये क्या है, आपको ये हाइट है, ये कौन सी हाइट है, आपको स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट इनटू ये वाला बेस, आपको ये तो एक का आया है, दूसरे का देखो आपको स्लांट हाइट इनटू बेस, इसका स्लांट हाइट इनटू बेस। तो कहीं ना कहीं ये इसकी जो है ना, ये बेस में जो ट्राइंगल बना हुआ है इसकी तीनों साइड ही आ गई है, तो कहीं ना कहीं इसका पेरीमीटर ही आ गया है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इसका आ गया इनटू स्लांट हाइट। तो ये कैसे आया फॉर्मूला, पूरा समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से आप एरिया निकाल लोगे पिरामिड का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मुझे इसमें क्या जोड़ना है, कंप्लीट एरिया निकालना है इसका, तो क्या करना है, बॉटम का और जोड़ देना है बस, बाकी ये तो आएगा ही आएगा। तो साथ में आपने क्या किया, आधार का क्षेत्रफल और जोड़ दिया है इसमें। तो ये पूरा समझ में आ गया, ये पूरा एरिया कैसे कैसे निकाला है, ठीक है। 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई मतलब ये वाली स्लांट हाइट, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकाल, अगर इसका पूरा निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल और जोड़ दिया आपने इसमें।
साथ में वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम में मैंने बताया था कि जो हाइट लेनी है कंसिडरेशन में ये वाली लेनी है, कोई स्लांट हाइट या स्लांट एज इनका कोई जिक्र ही नहीं करेंगे हम। तो स्लांट हाइट नहीं लेंगे, केवल हाइट लेंगे, ठीक है। हाइट लिया और साथ में जो है आपको क्या करना है, 1/3 एरिया ऑफ बेस। 1/3 क्यों आ रहा है ये समझ में आया, क्योंकि इसका जो टॉप और बॉटम सेम नहीं है तो 1/3 तो आएगा। 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया इनटू हाइट, ये वाली हाइट, ठीक है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया, ये हिंदी में लिखा हुआ है, क्षेत्रफल आधार का और ऊंचाई। क्लियर ये बात पूरा अच्छे से। साथ में देखिए एक रिलेशन और है यहाँ पे जो समझना है आपको। क्या है वो रिलेशन, देखिए ये आपके पास स्लांट हाइट है, ठीक है। इसको आप लिख लो इसमें, ठीक है, अलग से नोट भी कर लो आप इसमें कॉपी में। ये इनका तो PDF मिल जाएगा, बाकी ये जो रिजल्ट मैं अभी लिखा रहा हूँ इसका नोट कर लो आप अपनी कॉपी में। कौन सा रिलेशन है, देखो ये स्लांट हाइट, ये केवल हाइट की बात कर रहा हूँ, एच स्क्वायर प्लस ये स्मॉल r की बात कर रहा हूँ, स्मॉल r, ठीक है, ये मतलब इन रेडियस, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास एल स्क्वायर के। ये एल क्या है यहाँ पे आप मुझे बता दो आपको कि स्लांट हाइट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि स्लांट हाइट का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइट का स्क्वायर प्लस इन रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई। साथ में स्लांट एज अगर मुझे निकालना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको समझना आप थोड़ा सा। अगर मुझे स्लांट एज निकालना हो तो स्लांट एज का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास ये वाला, ये हो जाएगा आपके पास स्लांट हाइट का, ठीक है, स्लांट हाइट का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया आपने लास्ट में, देखिए समझना। अब इस बार जो मैंने ट्राइंगल लिया है ना, ये वाला ऊपर वाला समझ में आया आपको, ये ऊपर वाला, आपको भी ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला समझो। आपको ये वाला हाइट हो गया और यहाँ पे ये वाला हो गया और ये आपके पास ये हो गई स्लांट हाइट L, तो ये L है आपके पास स्लांट हाइट। तो ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आ गया, ये आपके पास पाइथागोरस इसमें लगा दिया मैंने, तो h² पहला आ गया समझ में, ठीक है। नोट कर लिए, पहले नोट कर लो, दोनों नोट हो गए आपके। अब इसका नीचे वाला जो है उसका डेरिवेशन और समझ लो कैसे आया। आपको मैंने ये ओपन करके भी बताया था ना थोड़ी देर पहले, याद करो आपको कि हाँ ओपन करके हमने देखा था इसको इस तरीके से। तो इसमें देखो ये जो है ये क्या है, आपको ये स्लांट हाइट है, ये क्या था आपको ये स्लांट एज था, ये क्या है पूरा आपको ये पूरा a है और ये a/2 और ये आपके पास a/2। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम में हो गए कौन कौन से, स्लांट हाइट आप कहोगे हाँ, और ये आपके पास a/2 आप कहोगे हाँ, और ये क्या है स्लांट एज आप कहोगे हाँ बिल्कुल। अब समझ में आ गया ये पूरा कहाँ से आया वाला फॉर्मूला। तो आप इसमें गौर कर रहे हैं सब चीज़ें कि इसमें है ना जो चीज़ है वो विजुअलाइजेशन का थोड़ा सा ज़्यादा खेल है। आपसे जब अच्छे सवाल बनते हैं ना तब आपके पास ये सब कंसेप्ट यूज़ होते हैं। उसमें क्या करता है आपको, अब यहाँ पे देखो स्लांट, ये पहले फॉर्मूला नोट कर ही लिए हैं आपने, ठीक है। तो इसमें क्या मामला है, देखो जब आपसे अच्छे सवाल पूछता है तो क्या बनता है, स्लांट एज दे देगा आपको, ठीक है, स्लांट हाइट दे देगा, फिर आपसे कैलकुलेशन करवाएगा वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम में आपको चाहिए होता है ऊंचाई, केवल नॉर्मल ऊंचाई, तो उसमें आपको दे रखा है स्लांट एज, तो आपको फॉर्मूले थोड़े सोचने पड़ेंगे, हाँ कि ये वाला फॉर्मूला है, इसमें 3D में ऐसे ऐसे मुझे इसको लगाना है, तो वहाँ पर सब चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो क्लियर ये बात पूरा, तो तब ये यूज़ होंगे। साथ में अगर आपको जैसे कि इसका कर्व सरफेस एरिया पूछ ले और आपको ये वाली हाइट दे दे तो आपको तिरछी ऊंचाई चाहिए होगी, आपको ये वाली स्मॉल रेडियस ये r निकालना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें काम आएंगे आपके पास, ठीक है। अब ये स्मॉल r का तो आपको पहले समझ में आ गया ना, ये स्मॉल r कैसे निकालते हैं। स्मॉल r याद करो, अगर ये बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो इन रेडियस सर्कम रेडियस निकालने के लिए तो मैंने पूरा आपके पास 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाला पहले भी रिवीजन वाली सीट में कई बार डिस्कस किया था, और अभी कल जो क्लास हुई थी एक पहले ही, उसमें इन रेडियस का थोड़ा सा कंसेप्ट आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। साथ में एक ज्योमेट्री की क्लास पहले हुई है पूरा, तो उसमें भी पूरा आपके पास इन रेडियस निकालने का, सर्कम रेडियस निकालने का पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया, ठीक है। तो कई बार हो गया, ये सब आ गया है आपको समझ में अच्छे से। तो यहाँ तक ये सब चीज़ें क्लियर है आई होप, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पिरामिड, तो आपने यहाँ पे ये देखा था, ये आपके पास पिरामिड था, ये आपने एक जनरलाइज चीज़ों को किया है कि हाँ कि यहाँ पे बेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
अब अगर मैं बात करता हूँ ये बेस अगर ट्राइंगुलर का शेप का हो तो यहाँ पे में फॉर्मूले कैसे बन जाएंगे। ये जो फॉर्मूले है ना आपके पास जनरलाइज फॉर्मूले हैं। जनरलाइज मतलब किसी भी शेप में लगेंगे। इसमें मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आधार है वो ट्राइंगुलर है, मैंने बोला कि आधार का परिमाप ये सब में लगेंगे। आपको ये ना याद क्या करना है, आपको ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है, ये तीनों, ये ABC। उसके बाद में आपको जैसी शेप मिलती है सवाल में उसमें आपको लगा देना है। आपको बोला है कि आधार का क्षेत्रफल, अगर आधार आपके पास स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर के फॉर्मूले लगा देना है, अगर रेक्टेंगल शेप का तो रेक्टेंगल के फॉर्मूले लगा देना है। अगर रेक्टेंगल के फॉर्मूले अपनी पढ़ लिए ना पहले, आधार आपका सर्कुलर शेप का है तो सर्कुलर का मामला बन जाएगा। अगर ये सर्कुलर हो जाए ना पिरामिड, तो ये सर्कुलर के केस में तो एक आपके पास क्या बन जाएगा, आप मुझे बताओगे एक चीज़, तो ये पिरामिड क्या बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये सर्कुलर हो जाए तो ये पिरामिड क्या बन जाएगा, आपको ये कोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कोन ही है फिर ये आपका। तो इस वाले केस में फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हो। आधार का क्षेत्रफल आप होगी πr² और हाइट हो जाएगी h और 1/3 तो आएगा πr² h/3, आप होगी कोन का फॉर्मूला आ गया। तो पिरामिड जो कोन है ना आपके पास, पिरामिड का एक स्पेशल केस है। तो ये ऐसे चीज़ों को रिलेट करोगे ना आप कि हाँ ये कैसे बना, इसमें अगर ऐसा हो जाता ऐसा हो जाएगा, तो चीज़ें कभी कंफ्यूज नहीं होगी, सब चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो ठीक है, यहाँ तक आगे देखें। अब बेस अगर इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाए तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू 1/2, तो कट सरफेस एरिया हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। एक तो पेरीमीटर बेस ये हो जाएगा 3a, और यहाँ पे जो बात करेंगे हम कौन सी हाइट की बात करेंगे, स्लांट हाइट की, तो यहाँ पे ये है वो L आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा, कट सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास ये आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है आपको कि यहाँ पे 1/3 √3/4 ये आपके पास बॉटम जो है ना, बॉटम में उसका एरिया और इनटू हाइट। अब L की वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करनी है ये आपको मैंने समझा दिया पहले। L की वैल्यू कैसे आई, h² + r²। ये L कौन सी है, स्लांट हाइट है या स्लांट एज है, आपको स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट कैलकुलेशन ऐसे हो गई है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला था ना कि फॉर्मूले नोट कर लो आप, तो वही ये सब चीज़ें हैं। तो अब साथ में अगर ये जो है ट्राइंगुलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये r स्मॉल r ये क्या है, इन रेडियस। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है आपको, a/2√3 होता है, सरकम रेडियस a/√3 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। साथ में अगर स्लांट एज की कैलकुलेशन करनी हो, तो स्लांट एज की कैलकुलेशन करनी है तो ऐसे कर सकते हो। देखो स्लांट एज की कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हो आप। यहाँ पे ये जो स्लांट एज है ना आपके पास, एक तो ये रहा आपके पास स्लांट एज, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हो, एक तो सरकम रेडियस से कर सकते हो और इस वाली हाइट से, और ये सरकम रेडियस से, क्योंकि ये भी आपके पास कहीं ना कहीं देखो ये भी कहीं ना कहीं आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये 90 है, ये आपके पास h है, ये आपके पास सरकम रेडियस पता ही होता है आपको, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। दूसरा केस मैंने आपको बताया था, आप ये कैसे कर सकते हो, आप स्लांट एज से स्लांट एज निकालने के लिए स्लांट हाइट से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। वहाँ पे क्या करोगे, आप पहले स्लांट हाइट निकालोगे, तो उसके लिए आपको मैंने पूरा ओपन करके बताया था फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको जैसे ओपन करोगे इधर जाके, तो ये आपके पास स्लांट एज हो जाएगा, ये स्लांट हाइट हो जाएगा, ये वाली a/2 हो जाएगी। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हो, ठीक है। और सवाल का डाटा क्या दिया है, तो कैसे भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, दोनों तरीके बिल्कुल करेक्ट है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सही है। ये हो गया, ये आपके पास कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी a/√3। ऐसे आपके पास अगर ये शेप है जो नीचे वाली, ये आपके पास एक स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर पिरामिड बोलूँगा मैं उसको। उस वाले केस में फॉर्मूला कट सरफेस एरिया पेरीमीटर 4a हो जाएगा, और ये टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, ये तो आएगा ही, साथ में a², ये इसका बेस का ये और जोड़ देना है इसमें, ठीक है। तो ये जोड़ दिया यहाँ पे। वॉल्यूम की मैं बात करूँगा तो आपको बेस का एरिया a² × h हो जाएगा बटे 3। L की मैं बात करूँगा, L ये कैसे निकलेगा, आपको ये L ऐसे निकलेगा। देखो ये वाली जो साइड है ना आपके पास, ये पूरा था क्या R, पिछले वाले केस में हम जो निकाल रहे थे वो यहाँ पे R से निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये R, तो यहाँ वाले इस वाले केस में है ना ये R, इस वाले केस में ये जो R था स्मॉल r, ये कहीं ना कहीं a/2 ही रहेगा। देखो नीचे समझना इसको, अगर इसमें मैं बात करता हूँ ना, ये सर्किल बनेगा नीचे अंदर, तो ये जो R रहेगा ट्राइंगुलर वाले में तो ये क्या था आपके पास, आपको फॉर्मूला पता था a/2√3 इन रेडियस। इस वाले केस में जो सर्किल वाले स्क्वायर वाले में जो इन रेडियस होता है वो आपके पास क्या होता है, इस पूरी साइड का a/2, कहीं ना कहीं इसका ये पूरा डायमीटर हो गया, ये आपके पास रेडियस हो गई, तो ये a/2 ही हो गया। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आपको एक एक चीज़।
तो ये a/2 कैसे आया है, ठीक है। स्लांट एज का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, यहाँ से ये अपने सर्कम रेडियस का कंसेप्ट लगा के निकाल लिया, या फिर वैसे भी निकाल सकते हो दूसरे तरीके से जो मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको, स्क्वायर पिरामिड का हो या फिर आपके पास और ट्रायंगुलर पिरामिड का, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में देखिए टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन में क्या है कि समचतुष्फलक, इसकी 4 साइड रहेंगी और चारों साइड का मतलब चारों साइड ही इक्वल है, जैसे कि एक ट्राइंगल से ही बनी है। एक ये ट्राइंगल हो गया, इधर भी एक ट्राइंगल हो गया, इधर भी ट्राइंगल और नीचे भी एक ट्राइंगल, सब कुछ ट्राइंगल है, लेकिन 4 फलक हैं इसके, ठीक है। तो 4 फलक है, तो आपके पास ये क्या बन गया, चतुष्फलक बोल देंगे इसको, स्पेशल केस है एक आपका। तो आप कहोगे 4 समबाहु फलक हैं और सभी किनारे की लंबाई आपस में बराबर है, तिरछी कोण आधार की भुजा के बराबर है। ये जो है सब कुछ ए ही है इसमें, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है, ये भी ए। तो इस वाले केस में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभार आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो फॉर्मूले याद है, कुछ भी नहीं है इस सवालों में। तो आप मुझे बताइए, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करूँगा तो आप कहोगे कर्व में तो केवल 3 आपके पास ट्रायंगुलर शेप है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, जैसे इसको ओपन करोगे ऐसे, ठीक है, ये कहीं ना ओपन करोगे ऐसे बन जाएगा टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक। तो ये 3 समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो 3 × √3/4 a² ही बन जाएगा। 4 समबाहु चतुर्भुजों का, अगर मुझे इसका पूरे का चाहिए तो इसमें तो सभी शेप समान है, तो इसलिए इसको समचतुष्फलक बोला है। तो चारों का निकालो, फिर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 × √3/4 a², ठीक है। आपको है ना, देखो ये वाला पॉइंट कंसिडर होना चाहिए, ये कैसे कैसे आ रहे हैं, 3 × √3/4 a² और 4 × √3/4 a²। तो ये याद है ना, तो फिर आप कोई कंफ्यूज नहीं होगे कभी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप देखो, याद करने को तो आपके ऊपर है कैसा क्या याद करना है, ठीक है। जितने चीज़ें याद कर लोगे ठीक है, चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन कंफ्यूज कभी नहीं होना है। तो आपने ये याद किया, आप कहोगे इससे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला भी याद कर लो चाहे। अगर हाइट की बात करूँ मैं, हाइट आप निकाल सकते हो यहाँ पे, हाइट निकालना बहुत आसान है। हाइट निकाल लोगे, आप कहोगे हाइट कैसे निकलेगी, ये आपके पास h हो जाएगा। ये आपके पास कौन सी हाइट है, आप मुझे बताओ, ये a/√3 ये क्या है, आप कहोगे इसकी सर्कम रेडियस है, और ये आपके पास a है। तो इसकी हाइट की मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगी, आप कहोगे a² - a/√3, तो आप कहोगे √3/3a। अब ये जो है ना आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो। ये आपसे पूछता है, इसकी आपको एक साइड दे देता है और आपसे बोलता है कि टेट्राहेड्रन ये समचतुष्फलक की हाइट निकालिए, ऊंचाई निकालिए, ठीक है। तो आपसे ये वाली पूछ लेता है, तो आंसर हो जाएगा √3। देखो दोनों ही रूट में है, ध्यान रखना, 2/3 ये पूरा अंडर रूट में है, ऐसा नहीं है कि 2 है केवल 3 है, नहीं, पूरा ही 2/3 अंडर रूट में है। और a ऐसे कर लो, इसको याद कर लो, आसान रहेगा, a अंडर रूट में 2/3, ठीक है। क्लियर हो गई पूरी बात, पूरा अंडर रूट में और a इसके बाहर है, ये है हाइट हो जाएगा। वॉल्यूम की मैं बात करूँगा तो देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप पूरा सिस्टम से याद रखो, ऐसे पूरा रटो मत इसको। आपको एक तरीका पता है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आप कहोगे 1/3, क्योंकि ये टॉप बॉटम से नहीं है तो 1/3 आएगा। साथ में आधार का क्षेत्रफल, आपको आधार का क्षेत्रफल है √3/4 a² इंटू हाइट आपने निकाल लिया है। तो आपको जो याद करना है ना, इसमें जो याद करना है, केवल और केवल एक हाइट का फॉर्मूला याद करना है बस। आपको देखो कितना आसान कर दिया है मैंने काम, एक हाइट का फॉर्मूला याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि हाइट का भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन हम निकाले नहीं, एक याद ही कर लेंगे। एक फॉर्मूला टेट्राहेड्रन में याद किया है, वो हाइट का, बाकी सब काम आसान हो गया आपके लिए। देखो कैसे, आपने क्या किया कि यहाँ पे ये वैल्यूज पुट की, आपने एक हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा कि ये आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 √3/4 a² और √3/2 a, ये हाइट हो गया। अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना है तो ठीक है, आप काटोगे इसको, √3 से √3 कट जाएगा, तो 1/√2/12 आ रहा है, ठीक है, √2/12 आ रहा है, ये √2/12a³, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, ठीक है। डायरेक्ट याद करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो, बाकी वैसे भी बन के आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6√2, इस √2 से ही हटा दिया मैंने एक √2, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हो a³/6√2। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला है किसका, टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम को निकालने का, ठीक है। तो कैसे फॉर्मूले बने हैं, ये कैसे सब चीज़ें चल रही हैं, कैसे ड्राइव हुई हैं, सब चीज़ें आगे ही आपको समझ में। यहाँ पे ये वाला हाइट का फॉर्मूला, ये वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये पूरी टेट्राहेड्रन के बारे में बात हो गई, ठीक है। इसके बाद में देखिए रोटेशन। अब ये जो रोटेशन है आपका केवल जो 2D जो शेप है उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। उन्हीं को घुमाएंगे क्योंकि तभी जाके 2D को घुमाएंगे तब जाके 3D की कोई शेप बनेगी। तो उसको देखेंगे कैसे बन रही है चीज़ें, क्या क्या उसमें रिलेशन है। 3D की शेप को क्या घुमाए, वो तो पहले ही 3D में ही है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे एक अगर रेक्टेंगुलर को घुमाएं तो उससे क्या शेप बनेगा ले, ठीक है। तो जितने भी ये रोटेशन के क्वेश्चन है वो सभी मैंने एक स्लाइड में यहाँ पे कंसिडर कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये आपके पास कोई आयताकार सीट है, L और B इसकी लंबाई और चौड़ाई है, इनको घुमाना है। एक बार मैंने क्या किया है, इसको लंबाई के सापेक्ष घुमा दिया है, लंबाई के सापेक्ष घुमाया है, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, और एक बार इसको मैंने चौड़ाई के सापेक्ष घुमा दिया है, तो फिर चीज़ें क्या बनेंगी, तो ये समझना है। तो एक बार अगर आपने लंबाई के सापेक्ष घुमाया था, आप कहोगे कि इसकी जो हाइट हो जाएगी, समझना इसको, यहाँ पर अगर मैंने इसको रोटेट किया है, देखो h जो हाइट है वो आपके पास b के इक्वल हो जाएगी। मतलब क्या किया है, देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे इसको फोल्ड किया है, ठीक है, फोल्ड करते जा रहा हूँ इसको मैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप जो गौर करना, एक इसको क्या है कि डायरेक्ट मैंने रोटेट कर दिया है और एक है आपके पास फोल्डिंग। तो डिपेंड करना है कि आपको पूछा क्या है आपको। अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ वो चीज़ अलग हो जाएगी, एक फोल्ड कर रहा हूँ वो चीज़ अलग हो जाएगी। अगर मैं फोल्ड करूँगा तो केवल जो लंबाई रहेगी वो इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इसी को ही अगर मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं फोल्ड होके एक ऐसा कुछ बना देगी सर्किल सा, ठीक है। और ये भी नीचे वाला, तो ये एक शेप बन जाएगी एक सिलेंडर की। तो ये जो शेप फोल्ड हुई है ये कहीं ना कहीं इसकी लंबाई ही फोल्ड हो गई है। तो ये जो L है ये आपके पास 2πr के इक्वल हो जाएगी। मतलब ये जो लंबाई ये फोल्ड होके केवल इतना सा कुछ बन गया है, ठीक है, इतना सा। ये बात समझ में आ गई पूरा, ये कैसे बना। और ये जो बना है ये वाला शेप, ये L बराबर 2πr हो जाएगा। और ये जो r आपको निकालना रहता है तो ये क्या हो जाएगा, L/2π। ये बात आपको समझ में आई पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। ये फोल्डिंग का केस है। ऐसे अगर मैं विड्थ के अलोंग फोल्डिंग करूँ, इसको ऐसे फोल्ड करना है इस बार, ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड ऐसे कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक। ये फोल्ड होते होते आ रहा है, ऐसे फोल्ड होते हुए आ रहा है, तो ऐसा बन के एक छोटा सा सिलेंडर बन गया ये। तो इसकी जो ये लंबाई है, ये लंबाई थी, ये तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, ये तो h के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 2πr के इक्वल हो जाएगी, मतलब ये इसके, तो ये 2πr, r निकाल सकते हो b/2π यहाँ से। तो ये फॉर्मूले कैसे आए, ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो ये कैसे बने ये आपको समझ में आ गया। अगर इसको मैं रोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं रोटेट ही कर दूँ यहाँ पे, इसके सापेक्ष ही रोटेट कर दूँ, इसको घुमा दूँ, तो इस वाले केस में ये जो है ना आपके पास इसकी ये b है, ये b तो h हो जाएगी। साथ में ये जो लंबाई है ये आपके पास जो L है ये आपके पास R हो जाएगी इस बार, ठीक है। तो एक बड़ा सा सर्किल बन जाएगा, समझना, एक बड़ा सा सर्किल ऐसे बन जाएगा। देखो ऐसे बनेगा ये सर्किल, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ही एक नीचे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही एक नीचे बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो, ऐसा कुछ बन जाएगा ये सर्किल। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जिसकी ये रेडियस हो जाएगी और इसके सापेक्ष आपने इसको घुमाया है तो ये रेडियस है, ठीक है, ये पूरा डायमीटर हो जाएगा ये। तो ये जो L है ना ये आपके पास ये L ही R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रोटेशन का केस हो गया, ये फोल्डिंग का केस हो गया। तो दोनों पॉइंट क्लियर हुए आपको, ये कैसे कैसे हुआ है यहाँ पर। अब यही चीज़ आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में भी करोगे। और राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती है यहाँ पे, हो गया, हाँ, इसमें तो दोनों साइड के अलोंग हमने यहाँ पे देख लिया है। इसमें अगर राइट एंगल ट्राइंगल में मैं रोटेशन करता हूँ, एक बार मैं बेस के सापेक्ष, एक बार परपेंडिकुलर के सापेक्ष, एक बार हाइपोटेन्यूज के सापेक्ष, तीनों के सापेक्ष करूँगा तो क्या क्या बनेगा। देखो मैंने क्या किया, एक बार इसको बेस के सापेक्ष मतलब इसके अराउंड मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ये इसके एक्सेस हो गई और इसको ऐसे घुमा दिया। तो आप कहोगे ये जो है ना आपके पास ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी, ये जो ए है वो हाइट के इक्वल हो जाएगी। देखो ए है वो हाइट के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप कहोगे हाँ। इसके साथ ये जो बी है ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये स्लांट हाइट हो जाएगी इसकी, एल बराबर बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सी, ये सी हो जाएगा रेडियस के इक्वल। जो कंसेप्ट आपने यहाँ पे देखा था ना कि ये ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये एज नीचे जो बना ये ऐसा बन गया।
तो अब यहाँ पे आपको सब चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। ये वाली, ये आपके पास ए हो रहा है, ये हाइट हो जाएगी, ये आपके पास स्लांट हाइट हो जाएगी, ये आपके पास रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बनाइए। ऐसे ही इस बार मैंने क्या किया, इसको इसके सापेक्ष घुमा दिया, इसके सापेक्ष घुमाया तो ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। ठीक है, तो इसके अराउंड घुमाया इसको मैंने। तो अब इस वाले केस में जो डायमेंशन है वो क्या क्या बन रही है, देखो आपको हो गए यहाँ पे, ये बी है, ये स्लांट हाइट हो जाएगी, ए रेडियस हो जाएगी इस बार यहाँ पर, और ये जो है सी, ये आपके पास हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है, इसको मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। इसको मैंने इस हाइपोटेन्यूस के सापेक्ष, ये 90 डिग्री है ना, इसके सापेक्ष घुमाया है ऐसे। तो फिर क्या बनेगा, आप देखना इसमें क्या बनेगा इंटरेस्टिंग चीज़। आप कहोगे इसके सापेक्ष अगर घुमाओगे तो कुछ अलग ही मामला बनेगा इसका। तो देखो, एक तो ऐसी शेप बनेगी ऊपर और एक ऐसी शेप बनेगी नीचे। आप देखोगे ये काइट जो पतंग होती है ना, उसकी शेप का बन गया। तो कभी कभी काइट से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये जो क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत अच्छी लेवल के जब क्वेश्चन आपसे बनेंगे एग्जाम में, तब जाके ये सब कंसेप्ट पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो अगर सवाल में ऐसा बोले कि एक ऐसा रोटेशन किया गया उसके किसके अराउंड, हाइपोटेन्यूस के अराउंड, तो एक काइट बनेगा, इसको पतंग बोलते हैं। तो पतंग भी इसी शेप की होती है आपके पास। तो इसमें डायमेंशन कौन कौन से क्या रहेंगी, आपसे इसका वॉल्यूम पूछ लेता है तो वो किस तरीके से रहेगी, और आपको इसको राइट एंगल ट्राइंगल की डायमेंशन दे रखी होती है, तो वहाँ से कैसे बनेंगी चीज़ें ये समझो। आप देखो यहाँ पर कि ये जो था ना आपके पास, ये पूरा, ये इसको मैंने दो भाग में बांट दिया है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है अब बताओ मुझे। आपको ये पूरा बी है, इसको यही तो था आपके पास पूरा, समझना ये 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, ये रेडियस निकालने के लिए आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में याद करो, एक कंसेप्ट मैंने आपको कराया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसके 90 डिग्री वाले एंगल से मैंने हाइपोटेन्यूस पे एक परपेंडिकुलर डालूं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड में रिलेशन होता है। जैसे कि याद करो आप, ये सब कुछ, ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो आप याद करोगे कि बी डी कौन सी साइड, बी डी इंटू ए सी बराबर ए बी इंटू बी सी। याद आ रहा है, ये वाली साइड बी डी इंटू ये वाली साइड कौन सी, ए सी, ये हो जाएगा इस वाली साइड के और इस वाली साइड के मल्टीप्लाई के। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आई। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से सामने हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलर डाला है, तो ये आर इंटू ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये आप बताओ, आप कहोगे बी हो जाएगी, क्योंकि बी था ना ये, आर इंटू बी, ये हो जाएगा किसके, सी इंटू ए के। आर बी इज इक्वल टू ए सी। ये कैसे आया है, ये पूरा ड्राइव करके मैंने बता दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो आर बी इंटू ए सी। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आया पूरा। तो यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से ये बेसिकली आपने ये स्मॉल आर है ना, ये आप निकाल सकते हो यहाँ पे। अगर इसकी रेडियस पूछ ले, ये वाली, कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला पोर्शन बन रहा है ना, ये सर्किल सा बन रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये जो बना है इसकी हाइट, ये वाली बता सकते हो आप। अब इसका अगर एरिया वॉल्यूम निकालना रहे तो आपको कुछ नहीं चाहिए, जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसकी डायमेंशन ही चाहिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो इसका, 1/3 पाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी। याद करना बहुत आसान है, टॉप बॉटम सेम अलग होते हैं, तो आपने मैंने फॉर्मूला बताया 1/3 तो आएगा ही आएगा। तो 1/3 आ गया, साथ में पाई ए स्क्वायर, इस वाली साइड का इस वाली साइड का आपस वाली, इन दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बटे में हाइपोटेन्यूस बी स्क्वायर। याद हो गया फॉर्मूला आपको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो इजीली हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस का इनका स्क्वायर करने के मल्टीप्लाई कर देना बटे में हाइपोटेन्यूस, 1/3 पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन बी स्क्वायर। ए बी सी का ध्यान रखना है बस, है क्या क्या ये, ठीक है। बी है वो हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का इसमें बटे में बी स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने क्या कर दिया देखो, इसको हटाओ थोड़ा सा सही करो, तो बटे में केवल बी आएगा। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बटे में बी मतलब बटे में हाइपोटेन्यूस। ठीक, आगे बढ़ूँ, ये पूरा रोटेशन का और ये फोल्डिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है ये।
अब इसके बाद देखिए ये दो शेप के मिला के आपके पास मतलब एक शेप को दूसरे शेप के बीच में रखा जाए तो ऐसा कुछ क्या बनेगा। तो इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि शंकु के भीतर अधिकतम आयतन का घन रख दिया, अधिकतम आयतन का एक आपके पास स्फेयर रख दिया, तो उसकी रेडियस क्या होगी, ये ऐसा कुछ पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो उनका डेरिवेशन होता है पूरा, बाकी आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेने इनमें। तो अब देखिए अगर बेलन के अंदर अधिकतम आयतन का एक शंकु में रखता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे भी बोल सकता है या फिर ऐसे भी बोल सकता है। सवाल आपसे ऐसा भी पूछा गया आपसे कई बार प्रीवियस ईयर में कि बेलन एक बेलन है, उसमें से अधिकतम आयतन का मैंने क्या है कि एक शंकु काट लिया। ठीक है, शंकु काट लिया मैंने, ये मटेरियल काट लिया। तो इस वाले जो मटेरियल बचा है, ठीक है, क्या जो मटेरियल बचा है और जो शंकु निकाला है, समझना, जो मटेरियल बचा है और जो शंकु निकाला है उसके वॉल्यूम का अनुपात आपसे पूछ लेता है। तो समझना इसको कैसे है। आपने ये शंकु है, ये कोण है, इसका वॉल्यूम आपने पढ़ा है, आपने पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 आप हुए। हाँ, आपने सिलेंडर का वॉल्यूम भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। तो एक चीज़ आपने गौर करी क्या, अगर मैं सेम रेडियस सेम हाइट का कोण लूँ और सेम रेडियस सेम हाइट का मैं सिलेंडर लूँ, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कोण के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि 3 कोण का वॉल्यूम मिला के एक सिलेंडर का वॉल्यूम बनता है। अगर एक सिलेंडर में से मैं एक कोण का वॉल्यूम में माइनस कर दूं या कोण में काट के बाहर निकाल दूं, तो अगर ये पूरा 3 यूनिट है उसमें से 1 यूनिट मैंने माइनस कर दिया तो 2 यूनिट बच जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझाओ मुझे। तो अगर वॉल्यूम पूछ ले आपसे कि बचे हुए मटेरियल 2 यूनिट हो जाएगा, पूरा 3 यूनिट था उसमें से 1 यूनिट माइनस कर दिया, 2 यूनिट बच गया। तो आपसे पूछ लेगा बचे हुए यूनिट का आपको जो शंकु निकाला है उससे अनुपात 2:1 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई पूरी। क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे इस कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ऐसे करना है उनको। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पाई आर स्क्वायर एच अपन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इनका अनुपात 3:1 होगा, यहाँ से दिख भी रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि शंकु के भीतर अधिकतम आयतन का घन, तो इसमें हम निकालेंगे इनके बीच में रिलेशन की क्या क्या रहेगा। तो समझिए ध्यान से। अब देखिए जो भी रिलेशन आएंगे वो सभी सिमिलरिटी से आएंगे, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो, बाकी बेसिक से भी कर सकते हो इसको, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। आपने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है, एक आपने यहाँ पे क्यूब बना दिया इसके अंदर, किसके, कोण के। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या करना है कि OCD ट्राइंगल देखना है और एक हो जाएगा OAB ट्राइंगल। OCD ये वाला ट्राइंगल हो गया, OAB एक छोटा ट्राइंगल हो गया, सिमिलर होंगे AA नियम से। ठीक है, तो दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे जो समझने की है वो क्या हो जाएगी कि OC जो है उसका रिलेशन मुझे किससे लेना है, OC का, आपको कि OC का ये बड़े वाले का ले लिया, OA छोटे वाले का, OC का OA से, CD का AB से, CD का AB से, ये आपके पास साइडों का रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो ले लिया आपने। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है अब दोबारा कि OC क्या हो जाएगा, आप कहोगे OC हो जाएगा H कैपिटल और OA हो जाएगा, आपने जैसे ये A माना है, ठीक है, इसकी साइड, तो H माइनस A यहाँ तक का हो जाएगा मटेरियल। ठीक है, आप कहोगे CD R हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगी, आप मुझे बताओ, ये वाली साइड, आप कहोगे ये वाली साइड हो जाएगी इसकी, आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला टॉप सरफेस है, इसमें से ये इसका डायगोनल था पूरा। ठीक है, ये क्या था, डायगोनल, डायगोनल था A√2, इसका जस्ट हाफ लिया है आपने, तो A√2 का हाफ, तो A/√2, तो A/√2। तो ये रिलेशन बन के आ रहा है आपके पास H माइनस एच ए, ठीक है, H माइनस एच ए बराबर हो जाएगा R/A√2। तो आपको करना क्या है, इनकी ज्योमेट्री ध्यान रख लेने की, हाँ इस तरीके से बन रहा है, और फिर उसके बाद में इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना चाहते हो याद कर लो, बाकी निकालने में भी कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान सा रिलेशन है, सीधा देखते आपको यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना है कि ये बन किस तरीके से रहा है यहाँ पे, कि किस तरीके से इसको यहाँ पे फिट करना है कि यहाँ पे ये मैक्सिमम आयतन का एक घन बन के आ जाए आपके पास। ये बात क्लियर हो गई आपको, यहाँ पे समझ में आई। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब 2 कंडीशन और हैं, एक इसके अंदर अभी आपने रखा था क्यूब, ठीक है,
अगर मैं इसके अंदर एक स्फीयर रख दूं और एक इसके अंदर सिलेंडर रख दूं, तो अब सब कुछ रख दिया, अब ये रिलेशन और याद रख लो। तो सबसे पहले तो ये वाला देख लो आप, कौन सा, एक सिलेंडर का, तो ये बिल्कुल सिमिलर सा रहेगा उसके जैसा ही। आपने ये एच माना, ये एच हो जाएगा, जैसे वहाँ पे ए था, तो यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे, ओ सी डी, कौन सा, ओ सी डी, और ये ओ ए बी, तो इसमें ए ए आपके पास, ये आपके पास कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री, जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा था ना, वो ए नियम से ये वाला दोनों में कॉमन था, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, दो एंगल कॉमन है तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो ही जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल बराबर ए नियम से। तो अब वही रिलेशन दोबारा कि ओ सी पूरे का ओ ए से और सी डी का ए बी से, तो आपको हो गया ये एच अपॉन एच माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर। और वहाँ पर जो देखा था वो क्या था आपके पास, वहाँ पे था आर अपॉन ए बाई रूट 2, तो ये यही बना था आपके पास, देखो एच अपॉन एच माइनस ए, आर अपॉन ए बाई रूट 2। और यहाँ पे आर क्या है, अपने यहाँ वाली आर ये वाली रेडियस मानी है, और यहाँ पे ये वाला आर क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर माना है इसकी रेडियस अंदर वाली की, ठीक है, और ये कैपिटल आर ये इस वाले की रेडियस है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए, ये बिल्कुल सिमिलर से हैं। देखो ये वाला हो गया और एक हो गया आपके पास ये वाला, ये याद करना भी बहुत आसान है, ठीक है, एच अपॉन एच माइनस ए, इसमें आ जाएगा आर अपॉन ए बाई रूट 2, क्योंकि यहाँ पे साइड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास इसके रेडियस की बात करेंगे तो आर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और है आपके पास ये स्फेयर वाला, इसको भी थोड़ा सा समझ लो अच्छे से कि कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना आप। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये आपने स्फेयर इसके अंदर रखा और मैक्सिमम आयतन का रखना है, तो ये आपने यहाँ पे टच कर रहा है इसकी साइड को। अब ट्रायंगल कौन कौन से लिया, देखो ओ सी डी एंड ओ बी ए, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। ये वाला एंगल इस बार 90 डिग्री इधर है, इस बार 90 डिग्री इधर है, तो साइडों का रेशो उसी हिसाब से ही आपको लेना है। ओ डी का ओ ए से रेशो, ओ डी का ओ ए से रेशो आएगा इस बार, बराबर सी डी का ए बी से रेशो, ठीक है। तो ये हो गया, आप कहोगे ये पूरा एल था और ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये एच है, एच माइनस आर, कैपिटल आर देखिए, तो स्मॉल आर तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू है इसकी कोण की, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर किस तरीके से, आप जौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे ना उसी के हिसाब से ये नोटेशन है। तो आपने जैसे यहाँ पे ये स्मॉल आर इसको लिख दिया, कैपिटल आर आपने इसके स्फेयर की रेडियस मान ली है, तो आपको यहाँ पे चाहिए ये वाली हाइट का रेशो एच का, और इसको आपके पास यहाँ पर दूसरी साइड क्या है, क्या था, एक तो ओ डी का और ओ ए का, ओ ए चाहिए था आपको ये वाला, आप कहोगे पूरा एच ले लो, उसमें से ये वाला माइनस कर दो ना, तो आपके पास काम बन जाएगा। आप कहोगे हाँ ये बात भी सही है, ठीक है, ये वाली बात भी सही है। तो वही चीज़ यहाँ पे की है कि एच में से ये वाला आर है ये माइनस कर दिया है आपने, एच में से ये आर माइनस किया तो आपने यहाँ पे ये ओ ए तक पहुँच गए हो, ये एच पूरा था, इसमें आपने ये वाला आर यहाँ से यहाँ तक था तो ये माइनस कर दिया तो ओ ए तक पहुँच गए, एल अपॉन एच माइनस आर, और ये इसकी थी आर और इसकी है आपके पास यहाँ पे कैपिटल आर, तो बी ए की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कैपिटल आर आपने निकाल लिया है, ठीक है, कैपिटल आर हो जाएगा। तो ऐसे याद रखो कि स्फेयर की रेडियस, ऐसे याद किया करो, स्फेयर की कैपिटल आर स्मॉल आर में कन्फ्यूज भी हो जाओ तो आप, स्फेयर की रेडियस जो है आपके पास ये हो जाएगी एच, ठीक है, एच क्या है इसकी हाइट इंटू आर बटे एल प्लस आर, ठीक है, याद हो गया, एच आर एल प्लस आर, ये स्फेयर की रेडियस, आपसे स्फेयर की रेडियस ही पूछेगा आपसे, तो आर एस स्फेयर की रेडियस बराबर एच इंटू आर। अब ये एच आर ये सब कुछ है, ये किस में है, ये आपके पास कोण पर सब कुछ लग रहा है, ये कोण की हाइट हो जाएगी, कोण की रेडियस हो जाएगी अपॉन एल प्लस आर। एल क्या है, आप कहोगे कोण की स्लांट हाइट है, आर क्या है, आप कहोगे कोण की रेडियस है। तो ये पूरा फॉर्मूला याद हो गया आपको, ठीक है, ये दो फॉर्मूले तो याद हो ही गए, इनमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं पहले से ही। तो ये इस तरीके से आपको ये चीज़ें यहाँ पे करनी है, ठीक है, समझ में आया पूरा अच्छे से ये वाला। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आपके ये 3D की जो भी शेप है आपने उनके सभी के फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ पे समझ में आ गया आपको।
PDF आपको 2D का और 3D का दोनों का कंबाइंड एक साथ मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप एक बार रिवाइज और कर लें उन चीज़ों को। फिर इस क्लास के बाद में अब नेक्स्ट क्लास से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर फिर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप। थैंक यू सो मच।